ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। एक दो मिनट वेट कर रहे हैं ताकि सब बच्चे ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, एक आध मिनट वेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को वॉइस आ रही है? क्योंकि मैंने हेडफोन्स लगाए, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वॉइस क्लियर है नहीं है। ओके। नाउ मेरे बच्चों, कल की क्लास में हमने जो स्टार्ट किया था ना, उसी को मैं हल्का सा रिकैप करके आगे बढ़ूंगा। लेकिन अब आप कुछ कॉपी नहीं करना, क्योंकि अब जो कुछ मेरे पास स्लाइड्स पे मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। सही है, जो कुछ स्लाइड्स पे वो सब आपको ट्रांसफर कर दूंगा। आप लोग अच्छी तरह चीजों को समझें, बात को सुने बस। ठीक है। अच्छा, कल हमने अपनी गुफ्तगू, अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी किससे? पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग से हमारी बात हुई थी। पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग, मैंने कहा था पूरी अकाउंटिंग की बिल्डिंग दो चीजों पे बेस करती है। एक फ्रेमवर्क जो कि जनरल गाइडलाइंस है, और नंबर टू क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरी चीज है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दूसरी चीज का नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके। नाउ फ्रेमवर्क जनरल गाइडलाइंस है, इट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक मसलों का हल है। यानी अगर कभी भी इन्वेंटोरी से रिलेटेड मसला आएगा तो डायरेक्ट IS 2 खोलना, उसमें सब लिखा हुआ होगा। कभी भी इंटेंजिबल से रिलेटेड मसला आएगा, 38 IS 38 खोल लेना। कभी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड मसला आएगा, IS 16 खोल लेना। कभी भी आपका देयर इज प्रोविजंस कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज का मसला होगा, IS 37 खोल लेना। सही है, ये सब बातें की थी। फिर मैंने कहा था कल की क्लास में जो हमने स्पेसिफिकली कल जो डिस्कशन हुई थी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर हुई थी। तो मैंने कहा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो तरह के होते हैं दुनिया में। एक होता है हर मुल्क का अपना लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक होता है हर मुल्क का अपना लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सही है, जिसको बोलते हैं लोकल गैप, GAAP गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। याद है? दूसरे थे उसके सामने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जो समझ लो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल है। राइट? ओके। तो पहला मैंने आपको वाई आईएफआरएस दुनिया में क्यों आए उसकी दलील पे बात की थी। देखें आपके सामने स्क्रीन देखें, आईएफआरएस दुनिया में क्यों आए उसकी दलील पे मैंने बहुत सारे दलाइल दिए थे। ये आपके सामने, ये आपको पता होना चाहिए एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट। बेशक एग्जाम में आए ना आए, आपको ये पता होना चाहिए। गैप का मतलब
गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। गैप का मतलब हर मुल्क का अपना खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लोकल लोकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सही है। यानी यूं सोचो, जब दुनिया में आईएफआरएस नहीं था तो हर मुल्क के अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। तो पाकिस्तान का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसको बोलते थे पाकिस्तानी गैप, इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको बोलेंगे इंडियन गैप, मलेशिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको बोलते हैं मलेशियन गैप, सही है। नाउ अब फिर मैंने आपसे कहा था कि ये आईएस आईएफआरएस जो लॉन्च हुए थे, दुनिया में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए ये 1973 1973 में लॉन्च हुए थे, याद है। फिर पूरी दुनिया ने डे वन से इसको अडॉप्ट नहीं किया था, कुछ 5-6 मुल्कों ने अडॉप्ट किया था, जिसमें से पाकिस्तान भी एक था। पाकिस्तान ने बहुत बिगनिंग में अडॉप्ट किया था, तो हमारे अकाउंटेंट्स में के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। जबकि मैंने इस स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है और आपको बताया भी था कि कनाडा ने अभी 2012 में अडॉप्ट किया है, तो देखिए उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत कम होगा, ठीक है। फिर मैंने वजूहात बताई थी, why the whole world did not adopt IFRS in 1973 from day one। ये कुछ वजूहात थी। मैंने कहा था क्योंकि हर मुल्क के अपने खुद के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और आईएफआरएस में फर्क होता है। हर मुल्क के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और आईएफआरएस में फर्क होता है। तो अगर कोई भी मुल्क आईएफआरएस को अपना ले तो उनकी मुल्क की इकोनॉमी शेक हो जाती है, उनकी मुल्क की इकोनॉमी शेक हो जाती है। इस पर मैंने IS 38 की कल मिसाल भी दी थी आपको, सही है। ओके, तो और जापान की एग्जांपल दी थी कि जब जापान ने, तवज्जो से सुने एक एक बात, जब जापान ने आईएफआरएस अडॉप्ट किया था तो उनकी जीडीपी 4% गिर गया था। ओके, नंबर 2, इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसए। भाई आईएफआरएस का जो बोर्ड है ना, बोर्ड, जिस इस बोर्ड के अंदर अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो लोगों की ये परसेप्शन थी कि अगर हमने अपने मुल्क में आईएफआरएस को आने दिया तो यूएस हमारे मुल्क में दाखिल हो जाएगा, यूएस हमारे मुल्क में मुदाखलत करने लगेगा। ओके, नंबर 3, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। नंबर 3 क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू। भाई जो पुराना पुराना स्ट्रक्चर था, तवज्जो, जो पुराना स्ट्रक्चर था उसमें चेक एंड बैलेंस इतना अच्छा नहीं था, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस इतना अच्छा नहीं था, ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन के आ जाते थे, इतने हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं थे। लेकिन कान खोलें, जो नया स्ट्रक्चर आया उसमें कंपैरेटिवली चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा है। सर ये नया स्ट्रक्चर कब आया? देखो यहाँ ब्लू पेन से लिखा हुआ है 2001 में आया, 2001 में नया स्ट्रक्चर आया, 2001 में नया स्ट्रक्चर आया, 2001 में नया स्ट्रक्चर आया है, राइट। और 2001 में इतना अच्छा स्ट्रक्चरल रिवीजन आया और इतना अच्छा निजाम बन गया कि फिर लाइन लग गई और टू डेट आज के दिन तक 120 कंट्रीज में आईएफआरएस अप्लाई हो चुके हैं। आज के दिन तक 120 ममालिक में आईएफआरएस अप्लाई हो चुके हैं, राइट। अब फिर मैंने एंड में इस पे बात की थी, कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट बिटवीन IASB एंड IFSB। भाई देखो, इस वक्त तक दुनिया के एक मुल्क ने आईएफआरएस अडॉप्ट नहीं किया, वो बहुत मशहूर मुल्क है यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में आज भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं उसका नाम है यूएस गैप। यूनाइटेड स्टेट्स में आज भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं बच्चों, उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम है यूएस गैप। ओके, बाकी दुनिया में समझ लो आईएफआरएस और एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस गैप है। उसकी वजह मैंने बताई थी कि आईएफआरएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लेवल में और यूएसए के स्टैंडर्ड के लेवल में बहुत फर्क है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, सुनो। जैसे हमारे अकाउंटिंग में आईएफआरएस में लीफो नहीं है ना, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने जो IS2 पढ़ा है, आप लोगों ने जो इन्वेंटोरी का चैप्टर पढ़ा है और इन्वेंटोरी की जो बुक रीडिंग की है, आपको पता है कि हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है, हमारे पास लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में आज भी लीफो अलाउड है, यूनाइटेड स्टेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आज भी लीफो अलाउड है। तो ये तो मैंने एक ऐसी बात बोली, ऐसे हजारों फर्क है, ऐसे बहुत सारे फर्क है, यूएस कैप में और आईएफआरएस में बहुत फर्क है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कन्वर्जेंस, ये प्रोजेक्ट है जिस पर ये दोनों बोर्ड्स मिलकर काम कर रहे हैं। तवज्जो से आंखें खोल के सुने, IASB और FASB इज द यूनाइटेड स्टेट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और IASB इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। सुनना, यहाँ देखें, इन दोनों, आप जब ये जनरेटर बंद करो ना तो
ये बंद ना हो क्लास, जनरेटर इस तरह बंद करना, वो स्विच ओवर करके ऐसा हो जाएगा। हाँ जन उसके बाद प्रोजेक्ट, हाँ तो मैंने कहा था कन्वर्जेंस का वैसे लिटरल मीनिंग कुछ भी हो, कन्वर्जेंस का मीनिंग कुछ भी हो, कन्वर्जेंस का मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन यहाँ कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, एलिमिनेटिंग डिफरेंस, एलिमिनेटिंग डिफरेंस, यानी यूनाइटेड स्टेट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और आईएफआरएस में जो डिफरेंस है वो एलिमिनेट करना है आहिस्ता आहिस्ता, सही है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा बदमाश है, यूनाइटेड स्टेट्स इतना बड़ा बदमाश है कि वो खुद, तवज्जो सुने, वो खुद अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहा, वो आईएफआरएस को चेंज कर रहा है, आईएफआरएस में चेंजेस ला रहा है। आप देख रहे हैं ना नए स्टैंडर्ड बार बार चेंज हो रहे हैं, वो आईएफआरएस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे उस दिन आईएफआरएस 15 पे मैंने डिस्कशन की थी, तो खुद वो अपनी जगह खड़ा है और हमें अपने करीब, हमें बोल रहा है हमारे करीब आओ, सही। नाउ अब ये भी एक बड़ी काम की बात है, देयर वॉज अ मेजर चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ आईएस आईएफआरएस इन 2001। देखो 2001 2001 आईएफआरएस और आईएस की दुनिया का एक मेजर चेंज वाला साल था। ये वो साल था जिस साल सारे स्ट्रक्चर रिवाइज हुए, चेक एंड बैलेंस वगैरह सब हुआ। जैसे आप लोग F1 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ते हैं, तो प्रॉपर निजाम बना, चेंजेस आई, सही है। अब सुनो, आफ्टर दैट मेनी कंट्रीज अडॉप्टेड आईएफआरएस, यूरोपियन यूनियन अडॉप्टेड आईएफआरएस इन 2005। 2005 में एक बहुत बड़ा छक्का ये लगा था कि ईयू, यूरोपियन यूनियन ने भी बहुत हद तक आईएफआरएस अडॉप्ट कर लिए थे, सही है। तो ये आईएफआरएस की जर्नी में एक बहुत बड़ा सक्सेस था, बहुत बड़ा सक्सेस था, ओके। अब बच्चों एक सवाल लोग पूछते हैं, इधर देखें यार, आप लोग कुछ स्टैंडर्ड आप लोगों ने पढ़े अपने इसी कोर्स में, मेरे साथ ही पढ़े, जिनका नाम था आईएएस। कुछ स्टैंडर्ड्स आपने ऐसे पढ़े जिनका नाम था आईएएस, जैसे आईएएस 37 पढ़ा, आईएएस 38 पढ़ा, आईएएस 2 पढ़ा, आईएएस 10 पढ़ा, आईएएस 16 पढ़ा, हाँ ये आईएएस के नाम से थे, आईएएस 7 पढ़ा कैश फ्लो। यार कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स में आईएफआरएस के नाम से थे, आईएफआरएस के नाम से थे, सुने। आईएफआरएस के नाम से कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे आपके पास? आईएफआरएस 15 था, आपके पास कंसोलिडेशन में याद है आईएफआरएस 10 था, आईएफआरएस 3 था। तो बच्चे ने कहा यार ये क्या मसला है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम आईएएस से शुरू होता है, प्लीज गौर से देखें, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम आईएएस से शुरू होता है और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम आईएफआरएस से शुरू होता है, इनमें क्या फर्क है, इनमें क्या फर्क है, आओ फर्क देख लो, सुनो पढ़ो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च बिफोर 2001 आर कॉल्ड आईएएस। भाई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2001 से पहले पहले दुनिया में आ गए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 2001 से पहले पहले दुनिया में आ गए, वो सब आईएएस के नाम से आज तक जाने जाते हैं, आज तक उनको आईएएस बोलते हैं। लेकिन अब 2001 के बाद जो भी लॉन्च होंगे, 2001 के बाद जितने भी नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च हो रहे हैं, वो सब आईएफआरएस के नाम से हैं, वो सब आईएफआरएस के नाम से हैं। अच्छा एप्लीकेबल दोनों है, एप्लीकेबल दोनों है, आईएएस भी एप्लीकेबल है और आईएफआरएस भी, बस फर्क क्या है, आईएएस वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो 2001 से पहले लॉन्च हो गए और 2001 के बाद जो लॉन्च हुए उनका नाम है आईएफआरएस, सही, ओके। अच्छा अगर कोई पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब रिप्लेस हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, तो अब जो भी नया लॉन्च होगा, जो भी न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च होगा बेटा, वो आईएफआरएस के नाम से लॉन्च होगा, सही है। तो ये बीच की दो लाइनें भूलना नहीं, ये बहुत बेसिक सवाल है। 2001 से पहले पहले जो स्टैंडर्ड दुनिया में आ चुके हैं, लॉन्च हो चुके हैं, उनका नाम क्या है? आईएएस, आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और 2001 के बाद जो लॉन्च हुए बेटा, उसको बोलते हैं आईएफआरएस, आईएफआरएस, ओके। अब इधर, अब ये एक कमेटी है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी, इंटरप्रिटेशन का मतलब तशरीह करना, इंटरप्रिटेशन का मतलब तशरीह करना, सही है। ये एक कमेटी है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है मैं समझाता हूँ, बहुत आसान लफ्जों में समझो बेटा। अभी जो तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, मेरी तरफ देखो और सोचना, बुद्धू बन के मत बैठो प्लीज। अभी जो तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो वो इतने सीधे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कि एक लाइन की एक ही मीनिंग है, एक लाइन के एक ही मीनिंग निकलते हैं, एक लाइन का एक मीनिंग निकलता है, सही है। यहाँ देखें, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लाइन है उसका मीनिंग भी वही है, लेकिन एडवांस लेवल पे आप लोगों को ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी मिलेंगे, एडवांस लेवल पे आपको ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी मिलेंगे कि एक लाइन के दो दो तीन तीन मीनिंग है, यानी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लाइन के दो दो तीन तीन मीनिंग है। तो यार जब एक ही लाइन के दो दो तीन तीन मीनिंग होंगे, तो फिर तो फिरकावारियत शुरू हो जाएगी, फिर हर अकाउंटेंट अपनी मर्जी का मीनिंग उठाएगा, हर अकाउंटेंट
अपनी मर्जी का मीनिंग उसमें से निकालेगा, अपनी मर्जी का मीनिंग उसमें से निकालेगा, और यूं फिरके बन जाएंगे। लोग क्रिएटिव अकाउंटिंग करेंगे, यार मुझे जो मीनिंग पसंद आएगा वो मैं निकाल लूंगा, आप लोगों को जो मीनिंग पसंद आएगा आप निकाल लोगे। तो इस तरह तो लोग क्रिएटिव अकाउंटिंग करेंगे, अपनी मन चाहिए अकाउंटिंग करेंगे और गुमराह करेंगे पब्लिक को। तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बोला? स्टैंडर्ड बोर्ड ने कहा भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमारा चलेगा और उसकी इंटरप्रिटेशन भी हम करके देंगे, यानी हम इंटरप्रिटेशंस भी लॉन्च करेंगे। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ बेटा। कुछ ऐसी लाइंस हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जिनके 2 या 3 मीनिंग निकलते हैं। एक सेकेंड, जैसे हमारे मजहब में है ना, एक कुरान की कुछ आयतों के लोग तशरीह अपनी मर्जी से भी तो करते हैं। जैसे एक आयत है ना, ला इकराह फिद्दीन, दीन में सख्ती नहीं है, दीन में सख्ती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर की बदमाशियां कर लो। ला इकराह फिद्दीन का मतलब क्या है? दुनिया भर की बदमाश, सारे बदमाश दुनिया के यहाँ आ जाए, दुनिया के सारे चोर चक्के डाकू लुटेरे सब इस्लाम में आ जाए और यहाँ आके बदमाशियां करें। नहीं 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 भाई, इसका ये मीनिंग थोड़ी है। यहाँ तो 10 साल के ऊपर अगर बच्चा नमाज ना करे उसकी पिटाई का भी हुक्म है, फिजिकल फिजिकल बीटिंग उसका हुक्म है भाई। इधर कोड़े भी हैं। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे, ऐसी बहुत सारी लाइंस हैं जिनके 2-2 3-3 मीनिंग निकलते हैं और लोग अपनी मर्जी का मीनिंग लेके शुरू हो जाते हैं। समझ रहे हो? तो बिल्कुल इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी कुछ लाइंस ऐसी हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी कुछ लाइंस ऐसी हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी कुछ लाइंस ऐसी हैं, गौर से सुने, कि जिनके 2-2 3-3 मीनिंग निकलते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड बोर्ड आप लोग को बेलगाम छोड़ दे अकाउंटिंग की दुनिया को, तो यहाँ भी फिरके बन जाएंगे, यहाँ भी फिरके बन जाएंगे और ऐसी तैसी हो जाएगी, ऐसी तैसी हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या बोला? हर वो ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसके एक एक लाइन के 2-2 मीनिंग है, तो हम उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपको देंगे और उसके मीनिंग्स, उसकी इंटरप्रिटेशन भी हम देंगे आपको। सही? तो पहला मकसद इंटरप्रिटेशन कमेटी का क्या है? इंटरप्रिटेशन कमेटी का पहला मकसद क्या है? इंटरप्रिटेशन लॉन्च करना। देखो पढ़ो, टू गिव, फर्स्ट मीनिंग टू गिव मीनिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ डुअल मीनिंग स्टैंडर्ड्स, यानी अगर अगर किसी 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 स्टैंडर्ड के 2 मीनिंग निकल रहे हैं किसी लाइन के, तो वो सही मीनिंग आपको बताएंगे। नंबर 2, टू रिमूव शॉर्ट डिफेक्ट्स इन आईएफआरएस। ये क्या चीज है भाई? आईएफआरएस और आईएस कोई वही नहीं है, वही नहीं है, ये इंसानों का, बल्कि नाकिस इंसानों का बनाई हुई चीज है। तो इसके अंदर खामी रह जाती है और हमने अपनी आंखों से देखा है कितनी बार पुराने स्टैंडर्ड में मसले रह जाते हैं, फिर नए स्टैंडर्ड आते हैं। ऐसा होता है ना, इंसान है। तो अब कई बार अगर जब स्टैंडर्ड लॉन्च होता है और उसके अंदर कोई छोटा मोटा डिफेक्ट आ जाए, कोई छोटा मोटा डिफेक्ट हो ना, तो रातों रात इंटरप्रिटेशन कमेटी फौरन से उस डिफेक्ट को सही करके नई इंटरप्रिटेशन देती है। बोलते हैं इस लाइन का मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है। सही, ठक 1 मिनट में सही कर देती है रातों रात। लेकिन हाँ, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मेजर मसला होता है, बहुत पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही गलत है, तो फिर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस पर क्रिटिसिज्म होता है और फिर नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च होता है। जैसे आईएफआरएस 15 जो आप लोगों ने अभी ताजा ताजा एक नहीं पढ़ा था, आईएफआरएस 15, ये 10-15 साल बाद लॉन्च हुआ, एक पूरा अमल के जरिए लॉन्च हुआ और इसने आईएस 18 को रिप्लेस किया। इसका पुराना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था आईएएस 18, वो पूरा रिप्लेस हुआ। सही है? तो अगर कभी कोई छोटा मोटा डिफेक्ट हो स्टैंडर्ड में एक आध लाइन का, तो फिर ये इंटरप्रिटेशन लॉन्च हो जाती है। तो अब जहां भी बैठे हो जहन बनाओ, बोलो, सब बोलो। इंटरप्रिटेशन कमेटी के 2 काम है। कितने काम है बोलो भाई, कितने? इंटरप्रिटेशन कमेटी के 2 काम है। पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? फिरका वारियत खत्म करना। पहला काम क्या है? फिरका वारियत खत्म करना, यानी अगर किसी लाइन के 2 मीनिंग निकल रहे हैं तो अपना सही मीनिंग वो आपको देंगे। नंबर 2, अगर स्टैंडर्ड में कोई छोटी मोटी खामी रह गई है, तो रातों रात ये लोग इंटरप्रिटेशन लॉन्च करके सही कर देंगे। रातों रात इंटरप्रिटेशन लॉन्च करके इसको सही कर देंगे, उसकी मुरम्मत कर देंगे, उसकी मुरम्मत कर देंगे। हाँ भाई। अब इधर देखें, अब मैंने जानबूझ के बीपीपी की बुक की एक कटिंग आपके सामने पेश की हुई है, एक पूरा बुक की पेज। सही है? बुक का पेज आपके सामने लगाया हुआ है और वो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत आराम आराम से समझाऊंगा। ठीक है? अच्छा, ये सब चीजें अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये सारी स्लाइड्स आपको ट्रांसफर, अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुने अच्छी तरह, जम के सुने, सुने। देखें ये पूरा, ये देखें, ये देखें स्क्रीन पे देखें, ये पूरा एक रिवाइज स्ट्रक्चर है। देखें ये पूरा एक रिवाइज स्ट्रक्चर है, नजर आ रहा है यार? 2001 में, इधर देखो, 2001 में जब स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ,
2001 में जब स्ट्रक्चर रिवाइज हुआ तो देखो इस तरह का चेक एंड बैलेंस बना। अब पहले देखो इसको समझने के लिए ये नीचे नीचे देखो 3 लाइनें लगी हुई हैं। एक नाम है अपॉइंट्स, देखें एक नाम है अपॉइंट्स, एक नाम है, ये देखें एक नाम है, इधर देखें एक नाम है अपॉइंट्स, ये देखो एक नाम है रिपोर्ट्स टू और एक नाम है एडवाइसेस। अगर आप गौर से देखें अपॉइंट्स में बिल्कुल डार्क लाइन है, अपॉइंट्स की बिल्कुल डार्क लाइन है, रिपोर्ट्स टू की थोड़ी डॉटेड लाइन है और एडवाइसेस की बहुत ज्यादा डॉटेड लाइन है। सही है। अब देखो सुनो, ये एग्जाम में आ सकता है, ये जाल आपके पास वो पूछ सकता है। देखो सबसे पहले मॉनिटरिंग बोर्ड अपॉइंट करता है, देखो डार्क लाइन है, डार्क है डार्क। मॉनिटरिंग बोर्ड अपॉइंट करता है किसको? मॉनिटरिंग बोर्ड अपॉइंट करता है आईएफआरएस फाउंडेशन को। अच्छा यहाँ नीचे से ऊपर आईएफआरएस फाउंडेशन इसको रिपोर्ट करता है, आईएफआरएस फाउंडेशन मॉनिटरिंग बोर्ड को रिपोर्ट करता है। देखो ये चेक एंड बैलेंस हो गया। मॉनिटरिंग बोर्ड पहले डार्क एरो है नीचे, देखो डार्क है यार। मॉनिटरिंग बोर्ड ये देख लो, मॉनिटरिंग बोर्ड इसको अपॉइंट करता है और आईएफआरएस फाउंडेशन उसको रिपोर्ट करता है। फिर आईएफआरएस फाउंडेशन किन किन लोगों को अपॉइंट करता है? आईएएसबी को अपॉइंट करता है, ये देखो आईएफआरएस फाउंडेशन आईएएसबी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को अपॉइंट करता है और इंटरप्रिटेशन कमेटी को भी अपॉइंट करता है। ये देख लो आईएफआरएस फाउंडेशन 2 लोगों को अपॉइंट करता है, आईएफआरएस फाउंडेशन 2 लोगों को अपॉइंट करता है, आईएएसबी को अपॉइंट करता है और आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी जो अभी ऊपर पढ़ाई थी, ठीक है। फिर इंटरप्रिटेशन कमेटी किसको रिपोर्ट करती है? इंटरप्रिटेशन कमेटी रिपोर्ट करती है किसको? आईएएसबी को। इंटरप्रिटेशन कमेटी आईएएसबी को रिपोर्ट करती है और आईएएसबी रिपोर्ट करता है, आईएएसबी रिपोर्ट करता है आईएफआरएस फाउंडेशन को। देख लो नीचे से ऊपर एमसीक्यू में वो आपसे ये पूछ सकता है कौन किसका बाप है, कौन किसका बेटा है, कौन किसको अपॉइंट करता है, ये जाल से रिलेटेड चीजें आती हैं। अच्छा आखिरी चीज है जिसका नाम है आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल। आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल ये भी मैं भी पढ़ाऊंगा। देखो ये डॉटेड लाइन बहुत ज्यादा, ये एडवाइस करती है, इसका काम है एडवाइस करना। ये एडवाइस करती है, आईएएसबी को भी एडवाइस करती है, ये आईएएसबी को भी एडवाइस करती है और आईएफआरएस फाउंडेशन को भी एडवाइस करती है। मैं 1-2 मिनट चुप हूं, आप पहले इस जाल को 2-3 1 मिनट तक देखते रहे। मॉनिटरिंग बोर्ड टॉप पे है, वो किसको अपॉइंट करता है और इसको कौन जवाब दे, सब देख लो। देख लो एक नजर। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, देख लो बेटा। मॉनिटरिंग बोर्ड अपॉइंट करता है किसको? आईएफआरएस फाउंडेशन को। ये आपकी बीपीपी की बुक में भी है, ये पेज जो मैं बता रहा हूँ ना बीपीपी के बुक में भी है। फिर मॉनिटरिंग आईएफआरएस फाउंडेशन मॉनिटरिंग बोर्ड को रिपोर्ट करता है। आईएफआरएस फाउंडेशन अपॉइंट करता है किसको? आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी को और आईएएसबी को। जबकि आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी किसको रिपोर्ट करती है? आईएएसबी को। आईएएसबी रिपोर्ट करता है आईएफआरएस फाउंडेशन को। और बची एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल का काम है एडवाइस देना सबको, एडवाइस देना सबको। पेज नंबर यार ये शुरू के सेकंड या थर्ड चैप्टर में, सेकंड या थर्ड चैप्टर में है ये। सही है। अब अभी निकालने की जरूरत नहीं यार, छोड़ दो, इसी में मैं समझा दूंगा। अब सुनो, बच्चे ने कहा यार ये बताएं कि एडवाइजरी काउंसिल का क्या रोल है। बेटा एडवाइजरी काउंसिल ये पहले गौर से सुनो, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या आईएस या आईएफआरएस, आईएएस या आईएफआरएस का जो आई है वो इंटरनेशनल है। सही है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। अब जरा आप सोचें, पूरी दुनिया के हर मुल्क के मसाइल अलग हैं, पाकिस्तान के मसले अलग हैं, इंडिया के अलग हैं, यूरोप के अलग हैं, यूके के अलग हैं। तो यार ये कितना मुश्किल काम होगा कि पूरी दुनिया के लिए एक स्टैंडर्ड बना देना। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपनी टीम, अपने लड़के, अपनी टीम्स दुनिया भर में फैलाई हुई हैं जो दुनिया भर के रेगुलेटर्स के साथ कनेक्टेड है। जैसे बताओ अपने पाकिस्तान में रेगुलेटर कौन है? आई कैप, हमारे यहाँ आई कैप है जो इसको पूरा नजर रखता है। सही है। तो आई कैप के साथ भी आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल के लड़के कनेक्टेड होंगे, इंडिया के साथ भी कनेक्टेड होंगे, यूरोप के साथ भी कनेक्टेड होंगे, बिग 4 के साथ भी कनेक्टेड होंगे, क्योंकि आपकी जो बिग 4 ऑडिट फर्म है वो सबसे ज्यादा ऑडिट करती हैं। तो जो रियल लाइफ इश्यूज आते हैं वो उनके पास ज्यादा होंगे कि यार ये मसले आ रहे हैं। सही है। तो आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल का काम क्या होता है? वो पूरी दुनिया में फैली हुई है और पूरी दुनिया से फीडबैक लेती है, पूरी दुनिया से फीडबैक लेती है और फिर वो जाके इन सबको देती है, आईएएसबी को और आईएफआरएस फाउंडेशन को।
IFRS एडवाइजरी काउंसिल वो लड़के हैं जो पूरी दुनिया में स्प्रेड हुए में सारे रेगुलेटर से मिलते रहते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं और फिर वो इन दो लोगों को देते हैं, IASB और IFRS फाउंडेशन को, ताकि ताकि ये लोग सही डिसीजन करके सही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकें और पूरी दुनिया के मसाइल का इनपुट हो सके, पूरी दुनिया के मसाइल का इनपुट हो सके और उनकी आवाज सुनी जा सके। ओके, अब यहां देखें, अब मैं पहली चीज देखो, एक मिनट इधर देखो, यहां देखें, पहली लाइन स्क्रीन पे देखें, दी IFRS फाउंडेशन, गौर से देखते रहे, गौर से देखते रहे, बहुत आराम से चलें। दी IFRS फाउंडेशन फॉर्मली कॉल्ड, ये इसका पुराना नाम था, IA इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी फाउंड, IASCF, IASCF ये इसका नाम था, is not a profit private sector body that oversees IASB। देखो ये IASB पे नजर रखती है, मैंने अभी नीचे आपके सामने जो रखा था ना, ये IASB पे नजर रखती है, ये IASB पे नजर रखती है, सही है। अब ये इसके नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखें ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव, मैं जरा स्क्रीन को बड़ी कर रहा हूँ ताकि आपको साफ नजर आ जाए। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखें मैं आप समझाता हूँ, होश में रहें, होश में रहें प्लीज। डेवलप अ सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी, अंडरस्टैंडेबल, enforceable, globally accepted IFRS through the standard setting body IASB। देखो ये IASB पे नजर रखता है। IFRS फाउंडेशन का काम है कि बेहतरीन हाई क्वालिटी के अंडरस्टैंडेबल, जो लोगों को समझ में आए, जिसके अंदर पूरी दुनिया के मसाइल शामिल हो, दुनिया का इनपुट शामिल हो, ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनवाए थ्रू IASB। तो कान खोल के सुनो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना IASB का काम है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आप पढ़ते हो ना, ये IASB ने बनाए, लेकिन इस IASB पे नजर कौन रखेगा और उन काम कौन लेगा? IFRS फाउंडेशन लेगा। यानी IFRS फाउंडेशन उनको बोलेगा अब ये करो, अब ये करो, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा किससे? IASB से। कौन बनाएगा? IASB। IASB की फुल फॉर्म क्या है? IASB की फुल फॉर्म बताता हूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, सही है। एक दौर था, मुझे आज भी याद है, सुकून से सुने, एक दौर था जब इतना आसान सवाल F3 में आते थे कि मुझे पक्का याद है बच्चों से ये सवाल पूछा जाता था। IASB स्टैंड्स फॉर, बस सिर्फ ये पूछता था, IASB स्टैंड्स फॉर, आंसर लिख दो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इतना इजी है ऑनेस्टली। यानी वो सिर्फ इनके शॉर्ट फॉर्म देके उनके फुल नेम भी पूछता था, ऐसा भी आ जाता है कभी कभार, ठीक है। देन सेकेंड लाइन पढ़ें, सेकेंड लाइन में क्या कह रहा है? प्रोमोट द यूज एंड रिगरस एप्लीकेशन ऑफ दोज स्टैंडर्ड, सही है बेटा। IFRS फाउंडेशन का ये भी काम होता है कि दुनिया भर में और से सुने, कितने ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त IAS अप्लाई, जिन कुछ में अप्लाई नहीं भी हुआ हुआ, कुछ ममालिक में IFRS अप्लाई नहीं भी हुआ हुआ, तो उनसे मीटिंग्स करना, उनको समझाना कि आप IFRS अडॉप्ट करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा, IFRS अडॉप्ट करने के टाइम पे जो मुश्किलात हैं, बोला हम आपको हेल्प करेंगे, जिन ट्रेनिंग्स की जरूरत है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सीधी बात है, IAS IFRS जब किसी मुल्क में अप्लाई होता है तो वहाँ ट्रेनिंग्स भी बहुत होती है, वहाँ ट्रेनिंग्स भी बहुत ठीक ठाक लेवल की होती हैं, सही, ओके। टेक अकाउंट of the financial reporting needs of emerging economies and small and medium sized entities। ये क्या है? देखें, पूरी दुनिया पे नजर रखना। देखें, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, सही है। तो पूरी दुनिया की, मैंने कहा ना, छोटे मुल्कों की अलग नीड्स हैं, बड़ों की अलग नीड्स हैं, तो उन सब पे नजर रखना। बच्चे ने कहा एक नया नाम आया है, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, SMEs। बेटा सिर्फ बड़े इदारे कमा के नहीं दे रहे होते, ये रिसर्च कहती है कि दुनिया की इकोनॉमी, दुनिया की GDP, जो पूरी दुनिया का GDP है, उसमें बहुत बड़ा किरदार छोटे इदारों का भी है। इवन पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या बड़े इदारों वाली इकोनॉमी समझते? नहीं, हमारे यहाँ तो छोटी छोटी दुकानों से मिलकर ही तो पूरा मुल्क बना हुआ है। छोटी छोटी दुकानें, छापड़ियां, ये सब चीजें काउंट करती हैं, पूरी इकोनॉमी चलाने में इन सबका किरदार है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ हम इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। इवन आप लोगों ने इमरान खान की स्पीच में भी सुना होगा, वो भी इस बात को हमेशा एम्फेसाइज करता है बंदा, कि यार हमें छोटे इदारों का भी ख्याल रखना है। अब जरा यहाँ सोचें, सामने देखें, यार बड़ा इदारे जो होते हैं, जैसे लकी सीमेंट वगैरह, बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, तो वो तो इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर कर सकते हैं और वो बहुत हाई लेवल अकाउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि जो छोटे इदारे हैं,
क्या वो बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, वो बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते। तो बेटा गौर से आंखें खोल के सुने, छोटे इदारों के लिए इन्होंने एक नए स्टैंडर्ड्स लॉन्च किए, आपके कोर्स में नहीं है, यहाँ नहीं है, पार्ट 3 में जाके एक हल्का सा है, और उसका नाम है IFRS फॉर SME। ये देखो एक चैप्टर है, IFRS फॉर SME, IFRS फॉर SME, IFRS फॉर SME। यानी इन्होंने एक स्मॉल बुक वाले नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉन्च कर दिए छोटे इदारों के लिए, क्योंकि छोटे इदारों की अकाउंटिंग नीड्स उतनी वैसी नहीं है, प्लस छोटे इदारों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इतना महंगा अकाउंटेंट हायर करें, कि वो इतना महंगा अकाउंटेंट हायर करें कि इतना सब कुछ अफोर्ड भी कर सकें। समझ रहे हैं बात को? तो छोटे इदारों के लिए, छोटे मोटे इदारों के लिए, छोटे मोटे इदारों के लिए इन्होंने आसानियां रख दी हैं, छोटे इदारों के लिए आसानी कर दी है, और IFRS फॉर SMEs लॉन्च कर दिए हैं। IFRS फॉर SMEs लॉन्च कर दिए हैं। SMEs का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। ओके, नाउ लास्ट, ब्रिंग, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस का प्रोजेक्ट ऊपर नाम लिया था मैंने, ऑफ नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS टू हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस। भाई अगर कोई मुल्क IFRS अडॉप्ट नहीं कर रहा तो उससे जाके निगोशिएट करना, उससे जाके निगोशिएट करना कि भाई आपके और हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये फर्क है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से ये लोग कई सालों से काम कर रहे हैं ना, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ये लोग इस कन्वर्जेंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और खुद भी चेंज हो रहे हैं, खुद भी चेंज हो रहे हैं, हम लोग खुद भी चेंज हो रहे हैं, IFRS खुद भी चेंज हो रहा है। क्यों? एक इसकी वजह भी है कि वंस IFRS इज अप्लाइड इन यूनाइटेड स्टेट्स तो फिर तो छक्का बहुत बड़ा लगेगा ना। आप एक बात सोचें इस वक्त आप लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं वो पूरी दुनिया में अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं हो रहे हैं, और यूनाइटेड स्टेट एक पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है ऑनेस्टली। तो अब अगर आप लोग यूएस से जाओगे, तो यूएस से जाओगे तो आप लोग को थोड़ा इल्म हासिल करना पड़ेगा। एक पूरा डॉक्यूमेंट है, फाइल मेरे पास तो पड़ी है वो फाइल, के डिफरेंसेस बिटवीन IFRS एंड यूएस गैप। IFRS और यूएस गैप में तो वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाके आप यूएसए की कंपनी में काम कर सकते हो। लेकिन IFRS की कंपनी में आप बाकी दुनिया में कहीं भी चले जाए तो वहां तो यूं झटपट आपको सब रटा हुआ होगा, IFRS तो रटा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर आज यूनाइटेड स्टेट्स ये ऐलान कर दे कि हमने IFRS अडॉप्ट कर लिए, तो हर वो इंसान जिसको IFRS आता होगा उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके लिए एक और बहुत बड़ा वेन्यू आ जाएगा कि जॉब का, कि वो आराम से उसके साथ क्या कहते हैं अमेरिका में भी काम कर सकता है। इसी तरह एक और बात सुनो, गौर से सुनना, कितनी क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं, मेरी तरफ देखें। आपको पता है ACCA करने के बाद आप आधा ACCA भी कर लो ना, और आप चले जाओ UK, आप चले जाओ ऑस्ट्रेलिया, आप चले जाओ मलेशिया, इन सब की यूनिवर्सिटीज में इतनी एग्जाम्पशंस हैं। आप सिर्फ F1 F2 F3 करके चले जाओ, F1 F2 F3 चल के करके UK चले जाओ, एक साल पूरा माफ हो जाता है, ठक एक साल माफ हो जाता है, जिसकी फीस 20 से 22 लाख रुपए, बल्कि अब तो और ज्यादा हो गई होगी पाउंड रेट की वजह से। यूके का एक साल BBA का पूरा माफ हो जाता है ACCA पार्ट 1 करने की वजह से सिर्फ, और अगर आपने ACCA पार्ट 2 के 3 पेपर कर लिए तो एक साल और माफ। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी दुनिया में बाकी दुनिया में यूएसए को छोड़ के बाकी दुनिया में इतनी एग्जाम्पशन है इससे की, क्योंकि ये सब IFRS बेस्ड क्वालिफिकेशन है बाकी दुनिया। यूनाइटेड स्टेट्स में भी एग्जाम्पशन मिलती है, लेकिन उस लिहाज से नहीं मिलती जैसे बाकी दुनिया में मिलती है। बात समझ में आ रही है? तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में IFRS अप्लाई हो गए तो फिर बहुत IFRS वालों को भी बहुत फायदा हो जाएगा इससे, राइट? तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं IFRS फाउंडेशन के, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं IFRS फाउंडेशन के। मैं एक मिनट चुप हूं, आप देख लें। लास्ट लाइन क्या है? कन्वर्जेंस वाली लाइन यही है ना बेटा, अगर किसी मुल्क में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हुए हुए तो आप उस मुल्क IFRS फाउंडेशन वाले उस मुल्क में जाते हैं और उनसे निगोशिएट करते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर आप लोग IFRS अडॉप्ट कर लेंगे तो ये सारे फायदे होंगे, हम आपकी ट्रेनिंग्स करा देंगे, हम आपको ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं, या हम खुद चेंज हो जाते हैं तुम्हारे लिए। जैसे अमेरिका की खातिर ये लोग खुद चेंज हो रहे हैं ना, USA की खातिर ये लोग खुद चेंज हो रहे हैं, क्योंकि USA खुद आधी दुनिया है,
यूएसए खुद आधी दुनिया है भाई, विद इन यूएसए इतना बड़ा है यूएसए के 8-8 9-9 घंटे की फ्लाइट होती है यूएसए के अंदर, यानी यहाँ से आप कहाँ टर्की तक पहुंच जाओगे, इतना बड़ा है यूएसए। अब चलो ये पढ़ो, आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। एडवाइजरी काउंसिल मैंने आपको ओरली अभी एक जनरल डिस्कशन में पढ़ा दिया था, सही है। मैं सादा लफ्जों में बताऊं, आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल क्या है? ये वो लड़के हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये वो लड़के हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और पूरी दुनिया से फीडबैक ले रहे हैं, पूरी दुनिया से आईएफआरएस का फीडबैक ले रहे हैं कि आईएस आईएफआरएस कैसे हैं, और वो फीडबैक ये लोग पहुंचाते हैं, और वो फीडबैक ये लोग पहुंचाते हैं आईएफआरएस फाउंडेशन को और आईएसबी को पहुंचाते हैं, और उस बेसिस पे ये लोग नए डिसीजन लेते हैं, सही है। पढ़ो, द आईएफआरएस एडवाइजरी काउंसिल फॉर्मली कॉल्ड द स्टैंडर्ड एडवाइजरी काउंसिल, इसका पुराना नाम था एसएसी, ये इसका पुराना नाम था, ओल्ड नेम था, हाँ। चलो, is essentially a forum used by the IASB to consult with the outside world। देखा, आउटसाइड वर्ल्ड से मुलाकात, आउटसाइड वर्ल्ड तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है ये। पढ़ें, इट्स कंसल्ट विद नेशनल स्टैंडर्ड सेटर्स, यानी लोकल स्टैंडर्ड बनाने वालों को, आई कैप वगैरह, academics, user groups, and a host of other interested parties to advise IASB on a range of issues, from the IASB work program for developing new IFRS to giving practical advice on the implementation of particular standard। सही है। कोई नया स्टैंडर्ड लॉन्च होता है तो फिर ये लोग पूछते हैं, दुनिया से फीडबैक लेते हैं कि भाई इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करने में कोई मसला तो नहीं हो रहा, तो वो फीडबैक भी आईएसबी तक पहुंचता है। मैं एक मिसाल देता हूँ यार, अभी इस वक्त कोविड आया हुआ है, तो कोविड की वजह से कितने मसले हो रहे हैं, यानी आपको मैंने उस दिन मैंने आपको आईएस 10 नहीं पढ़ाया था, याद है? आईएस 10 में मैंने आप लोगों को सारा लॉकडाउन की पूरा बताया था कि किस ईयर एंड पर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, ये जो कोरोना वायरस की वजह से लॉसेस हुए हैं ईयर एंड के नॉन एडजस्टिंग इवेंट थे, तो ये बाकायदा इंटरप्रिटेशन सारी आई हैं, ये आईएएस बोर्ड ने ये पूरी इसकी लॉन्च की है, और भी कितनी चीजें लॉन्च की हैं। अच्छा, आप लोगों को शायद ये पता हो कि आजकल कोरोना इस वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, तो लोग बेचारों के कारोबार बंद हो गए हैं, जब कारोबार बंद हो गए तो कमाने की एबिलिटी खत्म हो गई है, तो लोग अपने लैंडलॉर्ड को रेंट भी नहीं दे पा रहे, तो कितने लैंडलॉर्ड्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने टेनेंट्स को कंसेशंस दे दी हैं, कितने लैंडलॉर्ड ऐसे हैं जिन्होंने अपने टेनेंट्स को कंसेशंस दे दिए हैं, तो बाकायदा ये इसके ऊपर भी लीजिंग का आईएस है, इसके ऊपर एक लीजिंग का आईएस आईएफआरएस 16 तुमने नहीं पढ़ा, तो उसकी भी पूरी सारी मसाइल आए हैं, उसके भी सारे मसाइल कोविड-19 के हवाले से आए हैं, और अभी ये कोविड-19 की वजह से कितनी चेंजेस हैं जो कई अरसे तक चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये एडवाइजरी काउंसिल ये सारा फीडबैक लेके फौरन आगे पहुंचाती है, तो स्टैंडर्ड बोर्ड रिएक्ट करता है। Now, the IFRS Advisory Council meets the ISB at least 3 times a year. ये साल में 3 बार ये लोग मिलते हैं, and put forwards the views of its numbers on current accounting setting projects। सही है, साल में 3 बार ये लोग मुलाकात करते हैं, 3 बार ये लोग ISB से मुलाकात करते हैं। ये थ्योरी नहीं, एमसीक्यू में वो पूछ सकता है कि यार एडवाइजरी काउंसिल का क्या काम है, और 3 काम गलत पूछेगा, एक सही पूछेगा। ये आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ना है, तो मैं जानबूझ के बुक का वही पेज खोल के आपके सामने स्टडी टेक्स्ट का खोल दिया ताकि आप लोगों को जरा मोटिवेशन आ जाए, आप लोगों ने रीडिंग करनी है, ये चैप्टर्स फर्ज हैं। अच्छा, आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी तुम सब ने एक साथ बोल दिया था, इसके 2 काम है, याद है? इंटरप्रिटेशन कमेटी के कितने काम है, बोलो कितने? 2 काम है। पहला काम फिरका वारियत को खत्म करना, ये पढ़ो, ये इसका पहला काम है, ये दूसरा काम है, पढ़ लो। नंबर 2, पहला काम था फिरका वारियत खत्म करना, अगर किसी लाइन के डुअल मीनिंग्स हैं, अगर किसी लाइन के डुअल मीनिंग्स हैं, तो सही मीनिंग दुनिया के सामने पेश करना, सही मीनिंग दुनिया के सामने पेश करना, सही है, ताकि फिरका वारियत ना हो। नंबर 2, अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में छोटी मोटी कमी रह जाती है, गलती रह जाती है, तो रातों रात इंटरप्रिटेशन लॉन्च करके उसको सही कर देना। पढ़ो, ये 2 इसके काम है। आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी हैज 2 मेन रिस्पांसिबिलिटीज। पहला, to review on a timely basis newly identified financial reporting issued not specifically addressed in IFRS। देखो, इसका यही मतलब है कि IFRS के अंदर कोई कमी रह गई है तो उसको फौरन से सही करें।
IFRS के अंदर कोई गलती रह गई है तो फौरन से, कोई खामी रह गई है फौरन से उस होल को फिल करें, उस खला को पुर करें। ओके। नंबर 2, टू क्लैरिफाई इश्यूज वेयर अनसेटिस्फैक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस हैव बीन डेवलप्ड। सही है, यानी अगर किसी लाइन के 2-3 मीनिंग्स निकल रहे हो तो ये उसका सही मीनिंग बताएंगे, सही मीनिंग आपको बताएंगे, यानी फिरका वारियत को खत्म करेंगे। सही है, तो ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये पेज असल पेज ही है बुक के अंदर। ये 4 पेज का चैप्टर है इसमें, लेकिन इसमें असल 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 रियल पेज ये था जो मैंने आपके सामने पूरा खोल के रख दिया है। सही, ये रहा आपके सामने ये पेज, ये देख लें। ये कैप्लिन की बुक में भी होगा, ढूंढना पड़ेगा आपको। फ्रेमवर्क का चैप्टर और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला चैप्टर खोलोगे ना तो उसमें मिल जाएगा। कैप्लिन बीपीपी दोनों में होगा बेटा, ऑब्वियसली होगा। मैंने बीपीपी खोला हुआ है। नाउ अब देखें, कल की क्लास में हमने जो बात शुरू की थी, प्लीज अब जागें। कल की क्लास में जो बात हमने शुरू की थी मेरे बच्चों, वो ये पेज था, देखें। पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग नजर आ रहा है, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग नजर आ रहे हैं, पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग नजर आ रहे हैं भाई। एक पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने कहा था कि एक है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और दूसरा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक है फ्रेमवर्क और दूसरा क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फ्रेमवर्क इज जनरल गाइडलाइंस, फ्रेमवर्क क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं, जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफिक गाइडलाइंस। सही, ओके। कल की क्लास से लेके अभी तक इस पॉइंट तक जो गुफ्तगू हमने की है वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर की है। अब मैं यहाँ से फ्रेमवर्क के ऊपर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से फ्रेमवर्क पे आपकी गुफ्तगू, आपकी डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लीज इसको गौर से तवज्जो से सुनिएगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखना नहीं है, मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा फाइल। सही है, अब लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। फ्रेमवर्क आर जनरल गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क भी बहुत अहम है। अगर फ्रेमवर्क नहीं होगा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाते वक्त लोग किस चीज को रेफर करेंगे? अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, आइन ही नहीं होगा, तो लोग कानून साजी कैसे करेंगे? जरा सोचें एक मिनट के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो कानून साजी कैसे होगी? कानून साजी हो ही नहीं सकती। तो इसी तरह फ्रेमवर्क होता है तो उसी हिसाब से फ्रेमवर्क होगा, तो उसी दायरे कार में रहते हुए, उसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगा। और ये जो, तवज्जो सुने, फ्रेमवर्क ने ही हमें ये सारे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह की जो डिस्कशन दी है, फ्रेमवर्क ने ही दी है। ओके, प्लीज। अब मैं आपको फ्रेमवर्क की तरफ ले जा रहा हूं कि फ्रेमवर्क की डिस्कशन में क्या क्या है। ये देख लो, यहां से फ्रेमवर्क शुरू हो रहा है, थोड़े से फ्रेश होके इन्वॉल्व हो जाओ। मैं रिपीट भी करूंगा, सवाल जवाब भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहली चीज देखो, पहला पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलो, जहां बैठे हुए हो अपने जमीर से पूछो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर की जाती है, तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मकसद है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना यूजर्स को। सही है ना भाई? फाइनेंशियल शेयर होल्डर घर में बैठे हुए, और कंपनी को रन कोई और कर रहा है। शेयर होल्डर घर में बैठे हुए और कंपनी को रन कोई और कर रहा है, तो शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, तो भाई इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें भिजवाई जाती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे बड़ा और अहम तरीन मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे बड़ा और अहम तरीन मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे बड़ा और अहम अहम तरीन मकसद क्या है भाई? इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अच्छा, ये जो यूजर्स होते हैं ना बेटा, यूजर्स में शेयर होल्डर भी हो सकते हैं, बैंक्स भी हो सकती हैं, एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, ठीक है ना। बैंक्स भी आपके फाइनेंस प्रोवाइडर्स होते हैं।
बैंक भी आपको लोन दे रहा होता है तो वो भी इंटरेस्टेड होता है आपकी परफॉर्मेंस में। बैंक भी आपको लोन दे रहा होता है तो वो भी इंटरेस्टेड होगा आपकी परफॉर्मेंस में। आपके एम्प्लॉइज आपके पास जॉब कर रहे हैं तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे कि भाई हमारा सेठ कमा रहा है नहीं कमा रहा। सेठ की परफॉर्मेंस में एम्प्लॉय भी इंटरेस्टेड होता है, सही है। तो ये सारे यूजर्स के अंदर ये सब आ जाते हैं, शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, बैंक्स भी आ जाते हैं, एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, सही। तो पहली चीज मैं रुक रहा हूं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ओके। अब पॉइंट नंबर 2, अंडरलाइंग असम्पशंस। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या है? अंडरलाइंग असम्पशंस। क्या कहता है फ्रेमवर्क? कहता है कि दुनिया की कोई भी कंपनी, जब तक ये दो कॉन्सेप्ट, देखो सामने दो कॉन्सेप्ट का नाम लिखा हुआ है, जब तक ये दो कॉन्सेप्ट अप्लाई ना करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बन सकती। यानी ये अज्यूम बात है कि ये दोनों तो अप्लाई होंगे ही होंगे। एक क्या है? गोइंग कंसर्न है और दूसरा मैचिंग प्रिंसिपल है। एक गोइंग कंसर्न है और दूसरा मैचिंग प्रिंसिपल है, याद है। गोइंग कंसर्न का मतलब आप इस नीयत से अकाउंट्स बनाते हो कि बिजनेस चलता रहेगा, बिजनेस बंद नहीं होगा, याद है। और अगर कभी गोइंग कंसर्न का पर्दा उठता है तो उसके इफेक्ट्स आपको पता है। गोइंग कंसर्न का पर्दा उठता है कभी, यानी ये यकीन हो जाए कि कंपनी 12 महीने के अंदर बंद हो जाएगी, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपको अपने पूरे अकाउंट्स ब्रेकअप बेसिस पे बनाने होते हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको अपने पूरे अकाउंट्स ब्रेकअप बेसिस पर बनाने होते हैं, बनाने होते हैं, ओके। नाउ तीसरी चीज ये असल चीज है जिस पर बहस करनी है, ये चीज असल है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ये तीसरी चीज बहुत असल चीज है जिसका नाम है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब देखें यहाँ, मैं नाम इसका वापस से लिख रहा हूं। बेटा ये कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसका बैलेंस बरकरार रखना जरूरी है, जिसकी वेटेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जरूरी है, ठीक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फंडामेंटल है। वो क्या है? फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में जो पहले कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, सही है। फंडामेंटल दो हैं, एक और दो, इधर देख लो। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दो हैं। नंबर वन रेलेवेंस और नंबर टू फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। नंबर वन रेलेवेंस और नंबर टू है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। सामने देखें, रेलेवेंस बेटा आपने अपनी जिंदगी में, मेरी तरफ देखें, अपनी जिंदगी में शायद आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ी है। मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ, कभी रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ी है? ये बताओ, रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ी है आप लोगों ने? चैट बॉक्स में बताओ, रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ी है कभी? कुछ लोगों ने पढ़ी है, कुछ कह रहे हैं नो। चलो छोड़ दो, छोड़ दो। बेटा रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूजर, ये जो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट हो, जैसे मैं मिसाल देता हूँ, यार एक बंदे ने फिक्स रेंट पे एक जगह ली हुई है, तो और टीचर है, अब उसके बाद 10 बच्चे पढ़ने आए या 20 आए या 30 आए, फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह फिक्स ही रहेगी ना। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ इररेलेवेंट है। फिक्स कॉस्ट यहाँ डिसीजन मेकिंग में इररेलेवेंट हो जाएगी, सही है। तो आसान लफ्जों में रेलेवेंट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो यूजर जो डिसीजन मेकिंग के वक्त यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करे। तो यहाँ भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, गौर से सुनना, यहाँ भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे यूजर के लिए रेलेवेंट हो, यानी जो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करे, देखिए लाइन पढ़ें, रेलेवेंट इन्फो चेंजेस द डिसीजन ऑफ यूजर्स, यानी यूजर के डिसीजन को चेंज कर दे। तो बच्चे को फौरन से याद आया, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं और जिनको पता है, उन्होंने क्लासेस ली हैं डेप्रिसिएशन वगैरह की, तो बच्चे ने कहा आपने शायद एक बार मटीरियलिटी में भी यही बात की थी, आपने एक बार मटीरियलिटी पढ़ाते वक्त भी यही कहा था कि हर वो इंफॉर्मेशन जो मटीरियल है वो यूजर के डिसीजन को चेंज करती है, और जो इमटीरियल इंफॉर्मेशन है वो यूजर के डिसीजन को चेंज नहीं करती। जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है वो यूजर के डिसीजन को चेंज करती है, और जो इमटीरियल इंफॉर्मेशन है वो यूजर के डिसीजन को चेंज नहीं करती। तो बिल्कुल सही बात है, हर वो इंफॉर्मेशन जो मटीरियल है वो रेलेवेंट है, और जो इमटीरियल है वो इररेलेवेंट है। हर वो इंफॉर्मेशन जो मटीरियल है वो रेलेवेंट है, और जो इमटीरियल है वो इररेलेवेंट है। अब सुनो,
मैं तुम्हें थोड़ा सा और गहराई में लेके जाता हूं, तुम सीखोगे। देखें सामने, देखें मैं कुछ बोलने जा रहा हूं, दिल से पढ़ें। चीजों का, इधर देखें, इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को छुपा लेना, ये भी रेलेवेंट को हिट करता है। चीजों को रिपोर्ट करना और चीजों को छुपा लेना, इसका भी रेलेवेंस से ताल्लुक है, ये भी आपकी रेलेवेंस को हिट करता है। और चीजों को किस स्टाइल से रिपोर्ट करना है, ये भी रेलेवेंस को हिट करता है। नहीं समझ रहे यार, मैं फिर बोलता हूं। चीजों को रिपोर्ट करना, इंफॉर्मेशन को दिखाना और इंफॉर्मेशन छुपा लेना, इससे भी रेलेवेंस हिट होती है। और चीजों को किस स्टाइल में दिखाना है, इससे भी रेलेवेंस हिट होती है। यानी प्रेजेंटेशन ऑल्सो इफेक्ट्स द रेलेवेंस। देखो सी, प्रेजेंटेशन ऑल्सो इफेक्ट्स द रेलेवेंस। नहीं समझ रहे बात को यार, एक मिनट मैं समझाता हूं। एक पहले किस्सा, मेरी कंपनी पे 1 करोड़ किसी ने केस कर दिया और 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी मुझे देनी पड़ेगी। हमारी कंपनी पे किसी ने केस कर दिया और 1 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब अगर ये बात मैं अपने शेयर होल्डर से छुपा लूं तो ये बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस की ऐसी तैसी कर दी। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रेलेवेंस की ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन थी, ये रेलेवेंट है शेयर होल्डर के लिए, के कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो चीजों को रिपोर्ट करने और ना रिपोर्ट करने का ताल्लुक भी रेलेवेंस है। और अब दूसरी बात सुनो, चीजों को किस स्टाइल से रिपोर्ट करना है, इसका भी ताल्लुक रेलेवेंस है। प्रेजेंटेशन का बच्चे ने कहा समझाएं, चलो समझाता हूं, एग्जांपल लो। इधर आओ, यहाँ आओ, सामने देखें, सामने देखना। आप सबने एसओएफपी लाइफ में पढ़ी हुई है, सबने एसओएफपी पढ़ी हुई है। देखो, ये देखो, आप लोग सब मेरे शेयर होल्डर थे, आप लोग सब मेरे शेयर होल्डर थे और आपने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो मैंने क्या करा, मैंने आप लोग के सामने ये बैलेंस शीट बना के भेजिया। एसेट्स 1 लाख के दिखाए, इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, सही है। ये बस इतनी बैलेंस शीट बना के आप लोग के घर भिजवा दी, इतनी बैलेंस शीट बना के आप लोग के घर भिजवा दी, सही है। आप लोगों के घर पे जब ये बैलेंस शीट आएगी ना, तो आप लोग तो आग भगोला हो जाओगे। आप लोग ये पूरी बैलेंस शीट उठा के मोड़ के मेरे मुंह पे मार दोगे, बोलेगा यार ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीज है, इस तरह बैलेंस शीट बनती है। मैंने कहा, क्या हुआ भाई? आप बोलोगे हमें ब्रेकअप चाहिए, वी वांट ब्रेकअप ऑफ एसेट्स, एसेट्स का ब्रेकअप दो, कि कितने नॉन करंट है कितने करंट है। बेशक आपने टोटल तो बता दिया, लेकिन इनका ब्रेकअप हमारे लिए जरूरी है, रेलेवेंट है। तो मैंने कहा सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर मैंने क्या करा, इधर देखो, मैंने क्या करा, नॉन करंट एसेट मैंने दिखा दिए 30,000 रुपए के, और करंट एसेट मैंने दिखा दिए 70,000 रुपए के, सही है। नॉन करंट दिखाए 30 के, करंट दिखाए 70 के। मैंने कहा ये लो यार, माफी माफी यार, ये लो ब्रेकअप कर दिया, ब्रेकअप कर दिया। आप लोग के पास फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गए, आपने फिर उसको मोड़ के मेरे मुंह पे भागो यहाँ से। मैंने कहा क्या? बोला यार नॉन करंट में भी ब्रेकअप दो, नॉन करंट में टेंजेबल एसेट कितने हैं वो अलग दिखाओ, टेंजेबल अलग दिखाओ, इनटेंजेबल अलग दिखाओ, सही है, ये ब्रेकअप दो। इसी तरह करंट एसेट में इन्वेंटोरी अलग दिखाओ, रिसीवेबल अलग दिखाओ, कैश अलग दिखाओ, ताकि हमें पता लगे कंपनी के पैसे कितने पड़े हैं, कंपनी के पैसे रिसीवेबल में कितने फंसे हुए हैं, इन्वेंटोरी में। तो मेरे बच्चों, सिर्फ टोटल एसेट दिखाने से आप खुश नहीं थे, बल्कि पहले आपने उसका ब्रेकअप मांगा, फिर उस ब्रेकअप का भी ब्रेकअप मांग रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें आपके लिए रेलेवेंट है। आप लोग डिसीजन लेंगे, आप डिसीजन लेके कंपनी की लिक्विडिटी वगैरह रेशियोज याद नहीं है, कंपनी के रेशियोज जो मैंने पढ़ा थे, कंपनी के डिफरेंट रेशियोज वगैरह आप निकाल के चेक कर लेंगे। तो मेरे बच्चों, ये आपके डिसीजन मेकिंग से लिंक्ड है। तो इसका मतलब, फिर बोल रहा हूं, आंखें और कान खोलो। चीजों को, प्लीज सुने, चीजों को रिपोर्ट करना और ना करना, इसका भी ताल्लुक रेलेवेंस है। और चीजों को किस स्टाइल से रिपोर्ट करना है, इसका भी ताल्लुक रेलेवेंस है, सही। तो प्रेजेंटेशन के वजह से भी रेलेवेंस हिट होती है, प्रेजेंटेशन की वजह से भी मेरे बच्चों रेलेवेंस हिट होती है। मैं 1-2 मिनट चुप हूं, अगर ये एग्जांपल लिखनी है तो लिख लो, टेक योर टाइम।
चलें, अब आए वापस आए। तो फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में पहला नाम क्या था? रेलेवेंस। और दूसरा नाम है फेथफुल। ये देखो पढ़ो, दूसरा नाम है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा नाम क्या है? फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन का मतलब फ्री फ्रॉम बायस। फ्री फ्रॉम बायस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई झूठ ना हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मोटे लफ्जों में कोई झूठ ना हो, गलत बयानी ना हो। देखें, फॉर फेथफुल रिप्रेजेंटेशन देयर आर सम एट्रीब्यूट्स। ये कुछ बातों का ख्याल रखना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बात को सुने, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के कानून को पूरा कर रही है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन के उसूलों को पूरा कर रही है, तो इन चार बातों का ख्याल रखना। पहला पहला कल ही पढ़ाया था लास्ट क्लास में, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म यानी शेयर होल्डर को बेवकूफ मत बनाना लीगैलिटी के चक्कर में, बल्कि ट्रांजैक्शन की असलियत, ट्रांजैक्शन की सच्चाई, ट्रांजैक्शन की हकीकत को रिपोर्ट करना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के कानून को अप्लाई करना। याद है जो कल पढ़ा था हमने? नंबर टू कंप्लीटनेस। समझाता हूं बेटा, तुम लोग जब छोटे थे, गालिबन जिन्होंने FIA करके आए तो MA1 की बुक में ये कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़े होंगे। MA1 की बुक में ये आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे, कंप्लीटनेस। इंफॉर्मेशन वही काम की है जो कंप्लीट है, इंफॉर्मेशन वही काम की है और वही सच्ची इंफॉर्मेशन है जो कंप्लीट है। भाई इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से तो गुमराही है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से टोटल गुमराही होगी। मैंने आप लोगों को शायद बेसिक लेवल पे कुछ बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाया भी था, तो उसमें मिसाल दी थी कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे क्या करा, और से सुने। मेरा एक स्टूडेंट है, इधर देखें, मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मुझे कहा कि सर आप कोयटा में जाके इंस्टीट्यूट खोल लें। मैंने कहा मैं खुश हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, कोयटा में बहुत आपको बहुत डिमांड होगी, वहाँ बहुत कॉमर्स के बच्चे हैं, ये वो। और मुझे उसने एक प्रोजेक्टेड बजट बना के दे दिया, जिसमें अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा दी। सही है। तो मैंने उसके बाद उसकी कॉल पे मैं गया और मैंने जाके कोयटा में इंस्टीट्यूट खोल दिया। जैसे ही मैंने इंस्टीट्यूट खोला तो पहले महीने मुझे एक बात पता लगी कि कोयटा में इंस्टीट्यूट रन करने के लिए हर महीने एक पॉलिटिकल पार्टी को कितने लाख रुपए देने पड़ते हैं। हर महीने पॉलिटिकल पार्टी को कई लाख रुपए देने पड़ते हैं, और ये बात वो मुझे बताना भूल गया था। ये बात वो मुझे बताना भूल गया था, तो भाई मैं तो गया ना। उसने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी तो मेरे तो सारी प्रॉफिटेबिलिटी की ऐसी तैसी हो गई, प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो हजरात ये याद रहे कि इंफॉर्मेशन वही काम की है जो कंप्लीट है, इंफॉर्मेशन वही काम की है जो कंप्लीट है, इंफॉर्मेशन वही काम की है जो कंप्लीट है। ओके, नाउ तीसरी चीज है जिसका नाम है न्यूट्रलिटी। तीसरी चीज का नाम है न्यूट्रलिटी। देखो न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब आपके जहन में कोई प्री प्लान्ड गेम ना हो। अकाउंटिंग करते वक्त आपके जहन में कोई प्री प्लान्ड गेम ना हो, बस जो नॉर्मल अकाउंट्स है वो बना के दे दो। मैं इसको यूं समझाता हूँ, देखिए सुने बेटा, अगर बाप जज हो और बेटा अदालत में मुजरिम हो, तो फिर बाप सही डिसीजन थोड़ी ले सकेगा, वो न्यूट्रल रह ही नहीं सकेगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। वो इंक्लाइंड हो जाएगा। हाँ, सीधी बात है ना। आज अगर कोई बंदा मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में मुझसे ही पूछेगा तो मैं तो तारीफ ही करूंगा ना। मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं तारीफ ही करूंगा, तो ये तो न्यूट्रल गाइडेंस तो नहीं हुई ना। तो अब आप किसी इंडिपेंडेंट आदमी से जाके पूछे। तो अब आप लोगों को याद होगा हमारे यहाँ जो पास्ट में एक चीफ जस्टिस थे, क्या नाम था यार, इफ्तिखार चौधरी। तो उनके बेटे का केस जिस दिन आया था अदालत में, तो वो उस दिन वॉलंटरी बेसिस पर हट गए थे कि बोला आज मैं लीड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बाप जज है, बेटा यानी न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो बच्चे ने कहा सर सवाल ये कि अकाउंटिंग में इसकी क्या लिंक है, अकाउंटिंग में न्यूट्रलिटी कैसे काम आ सकती है। मैंने कहा बताता हूँ, इधर देखें, यहाँ देखें सामने देखें। बेटा मैं और आप पीएनएल, ये सच्ची बातें हैं जो बता रहा हूँ, ये हकीकत है। मैं और आप जो पीएनएल बनाते हैं ना, वो कैसे बनाते हैं? आप लोगों ने अभी पोलार्ड कंपनी, सनडाउ पीएलसी, कितने इदारों के बनाए हैं। हम लोग जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं कैसे बनाते हैं? सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, इस तरह बनाते हैं। ऊपर से सेल्स से शुरू करते हैं, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ये सब करते हैं ना, और नेट प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। अब रियल लाइफ में क्या होता है बताऊं? कई बार सीनियर्स की तरफ से, सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से यू जूनियर्स को यूं कॉल आती है, यार इस बार कुछ भी करके मार्केट में 10 मिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट करना है, कुछ भी करके मार्केट में 10 मिलियन का नफा रिपोर्ट करना है।
तो अब अकाउंटेंट तो घबरा जाता है। तो अकाउंटेंट क्या करता है, बहुत सोचता है और फिर एक काम करता है, क्या, वो यहाँ नेट प्रॉफिट की जगह लिखता है 10 मिलियन, इधर लिख देता है 10 मिलियन, और फिर यूं नीचे से ऊपर टक 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 चढ़ता है, और कोई भी बैलेंसिंग फिगर उल्टी सीधी करके, हर चीज को उल्टा सीधा करके, कुछ भी करके वो 10 मिलियन का प्रॉफिट लेकर आता है। बेटा दिस इज अगेंस्ट न्यूट्रलिटी, दिस इज नॉट न्यूट्रल। यू हैव अ प्री प्लान गेम इन योर माइंड, यू हैव अ प्री प्लान नंबर इन योर माइंड टू बी रिपोर्टेड। तो भाई ये गलत है। ये चीज, अगर ऐसी चीजें, ऐसी हरकतें हो रही हैं, तो दिस इज अगेंस्ट द न्यूट्रलिटी, दिस इज अगेंस्ट न्यूट्रलिटी, दिस इज अगेंस्ट न्यूट्रलिटी। ओके, अब चौथी चीज क्या है, फ्री फ्रॉम एरर। चौथी चीज है फ्री फ्रॉम एरर, चौथी चीज है फ्री फ्रॉम एरर। अब देखें, फ्री फ्रॉम एरर का मतलब मटेरियल एरर्स ना हो। अगर एरर्स ही एरर्स होंगे तो फिर तो बेटा ये कोई सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही। हाँ, बट इफ immaterial error then no issue। बेटा अगर इममटीरियल एरर्स हैं, इममटीरियल एरर्स हैं, इममटीरियल चीजें वो चीजें होती हैं जो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट नहीं करती, फिर कोई मसला नहीं है, फिर कोई मसला नहीं है। सही है, सिर्फ मटीरियल गलतियां ना हो, मटीरियल गलतियां ना हो, फुल ऑफ एरर्स, मटीरियल एरर्स ना हो। सही है, आप लोगों को उम्मीद है अब मटीरियलिटी का मतलब पता होगा इस वक्त, क्योंकि आप लोग की कॉन्सेप्ट की क्लास पहले मैं ले चुका हूँ, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की क्लास पहले आप लोग की एक हो चुकी है, ठीक है, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए प्लीज। तो देखें, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दो हैं। फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, जल्दी जल्दी साथ साथ बोलते रहो, साथ साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। फंडामेंटल फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दो हैं, एक रेलेवेंस, एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। बोलो बोलो, एक रेलेवेंस, एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एक रेलेवेंस और एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब कुछ हैं इनहेंसिंग, कुछ हैं इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, कुछ हैं इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ हैं कौन से, इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। उसमें वो टोटल चार हैं, इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक चार है, चार 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 हैं। पहला है कंपेरेबिलिटी, दूसरा है वेरीफाइबिलिटी, तीसरा है टाइमलीनेस और चौथा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। आराम आराम से सुने। क्वाल इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक चार हैं, पहला कंपेरेबिलिटी, दूसरा वेरीफाइबिलिटी, तीसरा टाइमलीनेस और चौथा अंडरस्टैंडेबिलिटी। मैं चारों के चारों आपकी खिदमत में पेश करता हूं, मैं चारों के चारों आपकी खिदमत में, आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं। सुने, पहला नाम क्या है, इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में पहला नाम है कंपेरेबिलिटी। देखो बेटा, ये मजाक चीज नहीं, अच्छी चीज है बहुत। बेटा कंपैरिजन, कंपैरेबिलिटी दो तरह की होती है, एक होता है कंपैरिजन विद पास्ट, एक होता है कंपैरिजन विद पास्ट। एक इंसान अब सेम कंपनी अपने पास्ट से कंपेयर करती है, सेम कंपनी अपने पास्ट से कंपेयर करती है। सही है, तो इसके लिए कहते हैं कि इधर देखें, ये चीज सही करनी है ना, तो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी यूज्ड, सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी यूज। आराम आराम से सोचें बेटा, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पास से कंपैरिजन करें और सही कंपैरिजन हो, तो सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी यूज या मस्ट बी यूज। बच्चे ने कहा क्या मतलब, मैंने कहा समझाता हूँ, इधर देखो, यहाँ देखो बेटा, ये एक अकाउंटिंग पीरियड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। आप सब ने मेरे साथ मिलकर ही पढ़ा था कि इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करें, इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करें तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो ये पहले अकाउंटिंग पीरियड में राइजिंग प्राइसेस हो रही थी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज करके प्रॉफिट बढ़ा लिया। अगले साल क्या हुआ, प्राइस लेवल गिरने लगे, अगले साल प्राइस लेवल गिरने लगे, तो हमने फौरन से एवरेज कॉस्ट यूज करा और फिर प्रॉफिट बढ़ा लिया, फिर प्रॉफिट बढ़ा लिया। फिर उसके अगले साल दोबारा प्राइस लेवल बढ़ने लगे, दोबारा प्राइस लेवल बढ़ने लगे, तो फिर हमने फीफो यूज करा और प्रॉफिट बढ़ा लिया, फीफो यूज करा और प्रॉफिट को बढ़ा लिया। तो जरा एक बात सोचें बेटा, ये तो सारी क्रिएटिविटी हो रही है, इसका मकसद, हमारा मकसद सही रिपोर्टिंग करना नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाना है। जब प्राइस लेवल बढ़ते हैं तो हम फीफो यूज कर लेते हैं,
प्राइस लेवल गिरते हैं तो हम एवरेज कॉस्ट यूज कर लेते हैं। तो बच्चों अब अगर मैं इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देखो ये वाला साल नजर आ रहा है, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पिछले 2 साल से कंपेयर करूंगा तो दिस कंपैरिजन इज नॉट लाइक विथ लाइक। कभी ये इदारा एवरेज कॉस्ट पे आ जाता है, कभी फीफो पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इदारे में कंसिस्टेंसी प्रमोट हो और लाइक विथ लाइक कंपैरिजन हो, तो यू मस्ट यूज सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज, यू मस्ट यूज सेम अकाउंटिंग पॉलिसी। सही है। तो जहन में रखना कि कंपैरिजन के अंदर सबसे पहला इशू क्या होता है, विद पास्ट। विद पास्ट देख लो, मैं चुप हूं, आराम से देख लो। अब दूसरा कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन विद कॉम्पेटिटर्स। कंपेटिटर्स बेटा, सेम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स से कंपैरिजन हमेशा होता है। अगर आज आप सुजुकी कंपनी का शेयर खरीदोगे तो आपकी एक नजर टोयोटा पे भी होगी, आपकी एक नजर एटलस होंडा पे भी होगी। हाँ, आप नजर रखोगे ना, किया गाड़ी पे भी नजर रखोगे। आप अगर लकी सीमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो उसके कॉम्पिटिटर को भी एक नजर देखोगे, डीजी खान सीमेंट को भी देखोगे। सही है। तो कॉम्पिटिटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ नॉर्मली कंपैरिजन होता है, नॉर्मली कंपैरिजन होता है। अब एक मसला मैं आपको बयान करता हूं यार, थोड़ा सा दिल से पढ़ें, थोड़ा सा दिल से पढ़ें। ये जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आपको याद है आईएस 16? दिल से नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा प्लीज। आईएस 16 याद है? आईएस 16 ने आपको 2 मॉडल्स दिए हुए थे, एक कॉस्ट मॉडल, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। एक कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। सही है। ये चॉइस थी, अगर आपको याद हो, ये चॉइस थी। आपकी मर्जी थी कि आप चाहे कॉस्ट मॉडल यूज कर लें या आप चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर लें। थोड़ा सा दिल से पढ़ें, टेक्निकल बातें जरा सुने। अब इसके ऊपर एक तनकीद है, तनकीद सुनो भाई। एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, दो कंपनीज है सेम इंडस्ट्री की हैं, कंपनी ए और कंपनी बी सेम इंडस्ट्री की हैं। एक कंपनी कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, एक रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है। सिर्फ सोचें, अज्यूम करते हैं दोनों के पास एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं, दोनों के पास एक जैसे एसेट्स हैं, लेकिन जो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही होगी उसके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा नजर आ रही होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऊपर जाती है। और जो कॉस्ट मॉडल यूज कर रही होगी उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होगी। जो रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही होगी उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा होगी, और जो कॉस्ट मॉडल यूज कर रही होगी उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम नजर आ रही होगी। तो भाई ये तो कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं हुआ, ये तो कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं हुआ। वाकई वाकई तनकीद है ये, इसकी वजह से कंपेरेबिलिटी की ऐसी तैसी हो रही है। तो बेटा जहन में रखना, जहां भी चॉइस होती है, जहां भी चॉइस होती है मेरे बच्चों, वहां कंपेरेबिलिटी की ऐसी तैसी होती है। जहां भी चॉइस होती है वहां कंपेरेबिलिटी की ऐसी की तैसी होती है। तो अब बच्चों ने कहा कि फिर ये तो गलत है, आईएस 16 ने ये तो बहुत जुल्म किया हुआ है, इसका जवाब दें, इसका जवाब दें। मैं जवाब दे रहा हूं, सुनो सुनो। पहला जवाब, आईएस 16 ने ये चॉइस इसलिए दी हुई है क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल, मैंने शायद आपको पढ़ाया था, मुझे याद है डिस्क्लोजर वाले दिन, रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए आपके पास बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। रिवैल्यूएशन मॉडल के लिए आपके पास बड़े लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, ये बहुत महंगा काम है, फेयर वैल्यू निकालना सस्ता काम नहीं है। तो इन्होंने कॉस्ट मॉडल की चॉइस इसलिए दी हुई है कि अगर कोई इदारा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो भी गुजारा कर ले। एक जवाब। दूसरा जवाब, यार एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, आंखें खोलें, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है। कंपनी ए कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है, कंपनी बी रिवैल्यूएशन मॉडल। कंपनी ए कॉस्ट मॉडल और कंपनी बी रिवैल्यूएशन मॉडल। तो बच्चा कहता है इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल तो नहीं हुई, इन दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल तो नहीं हुई। तो अब इसका हल सुनो, हल मुमकिन हल। आईएस 16 ने ये बोला है कि आपको डिस्क्लोजर के अंदर ये लिखना होगा कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो डिस्क्लोजर के अंदर आपको ये लिखना होगा कॉस्ट मॉडल, ताकि देखने वाले को एकदम एकदम पता लग जाए कि ये कॉस्ट मॉडल पे बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखने वाले को एकदम नजर आ जाए कि ये कॉस्ट मॉडल पे बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और फिर वो बड़ी गुमराही से बच जाए, यानी वो उस कंपनी को बुरा भला बोलने से बच जाए। राइट।
तो बेटा कंपेरेबिलिटी में हमेशा दो चीजें होती हैं, पहली क्या है, एक कंपनी अपना कंपैरिजन करती है पास से, अपने खुद का कंपैरिजन होता है पास से, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बताया कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज मस्ट बी यूज्ड, अगर सही कंपैरिजन करवाना है तो सेम पॉलिसीज यूज करो। और दूसरा कंपैरिजन क्या है, विद कंपेटिटर्स, दूसरा कंपैरिजन है विद कंपेटिटर्स। हाँ, आराम से देख लो, आराम से। अब दूसरा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, उसका नाम है वेरीफाइबिलिटी। दूसरे का नाम क्या है, वेरीफाइबिलिटी। सुनो, सिर्फ अपने अपने पे रख के सोचो, अपने पे रख के सोचो, देसी तरीके से पढ़ो, ऐसे नहीं। यार तुम्हें आज कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती है ना। आज अगर कोई इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें ला के दूं, मेरी तरफ देखें, आज अगर मैं तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन ला के दूं और वो बिल्कुल वेरीफाइबल ही ना हो तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम मुझ पे यकीन नहीं करोगे। लेकिन अगर मेरी इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल होगी तो तुम यकीन करोगे, तुम बोलोगे यार ये तो सच बात बोलता है, वेरीफाई, सबूत देता है, सबूत देता है, बाटा का बूट देता है, पूरा सबूत है इसके पास कि यार ये तो बात इसकी सच होती है, वेरीफाई हो जाती है। नहीं समझे? देखो एक मिनट, अक्सर मैं ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ ना कि जब मैं पढ़ा लूँ तो उसके बाद बुक रीडिंग कर लिया करो। मैं पढ़ा लूँ चैप्टर, कुछ चैप्टर स्पेशली थ्योरी के चैप्टर में तो मैं फर्ज करता हूँ, जैसे 37 38 आई, मैंने कहा था ना, उसके बाद बुक रीडिंग कर लेना। तो उससे एक तो ये है कि बुक में अच्छे नए सवाल भी मिल जाते हैं, बुक के अंदर कटिंग्स होती हैं, और एक फायदा ये होता है कि एक वेरीफाई भी हो जाता है, बच्चे के जहन में एक वेरीफाइबिलिटी भी आ जाती है। बच्चा ये फील करता है कि हाँ यार जो टीचर ने पढ़ाया वही बुक में भी मौजूद है। और बीपीपी कैपलन जो कि यूके के पब्लिशर्स हैं, एक ऑथेंटिक पब्लिशर्स हैं बड़े, यार उनकी बुक में भी यही बात लिखी हुई है, बल्कि टीचर ने उससे भी ज्यादा मिसालें देके हमें समझाया था। तो बच्चे के जहन में एक वेरीफाई हो जाता है ना, नहीं समझ रहे बात को। तो ये उसूल है, देखो इन्फॉर्मेशन अगर वेरीफाई हो जाए तो सामने वाला, सुनने वाला बहुत पुरसुकून हो जाता है, सुनने वाला, समझने वाले को यकीन बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जो फिगर्स हैं, बात सुने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी जो फिगर्स हैं अगर वो वेरीफाई हो जाएं, अगर वो वेरीफाई हो जाएं तो फिर क्या बात है, फिर वो क्या बात है, सही है। तो वेरिफिकेशन दो तरीके की होती है, एक होती है डायरेक्ट वेरिफिकेशन और एक होती है इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। एक होती है डायरेक्ट वेरिफिकेशन और एक होती है इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। मैं थोड़ी देर अब ऑडिट की बात कर रहा हूँ, ऑडिट की। सुने बेटा, जब कंपनी की ऑडिट हो रही होती है ना, तो ऑडिटर ऑडिटर उस कंपनी को ऑडिट करते वक्त ये दोनों चीजें यूज करता है। ऑडिटर उस कंपनी की ऑडिट करते वक्त ये दोनों हरबे इस्तेमाल करता है। डायरेक्ट वेरिफिकेशन की मिसाल सुनो, कंपनी कह रही है कि कंपनी की बैलेंस शीट में कैश नजर आ रहा है 10 लाख रुपए, कंपनी की बैलेंस शीट में फिजिकल कैश नजर आ रहा है 10 लाख रुपए। ऑडिटर बोलेगा क्लाइंट को, बोलेगा भाई ये कहाँ से आया, तो क्लाइंट बोलेगा आ जाओ, आ जाओ मैं आपको कैश के रूम में ले जाता हूँ। आपको कैश के रूम में घुसाएगा और आपके सामने नोटों की गड्डियां खोल देगा, टक 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 टक, काउंट करो। आप काउंट करो, आपको यकीन हो जाएगा हाँ यार 10 लाख रुपए तो पड़े। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिफिकेशन हो गई, गिन लिया, सही है। दूसरी मिसाल, दूसरी, ऑडिटर कह रहा है, क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास 3 करोड़ रुपए की इन्वेंटोरी पड़ी है, क्लाइंट कह रहा है 3 करोड़ रुपए की इन्वेंटोरी पड़ी है, तो ऑडिटर बोलेगा बता भाई कहाँ है, तो वो आपको स्टोर रूम में ले जाएगा और बोलेगा ये रही सारी इन्वेंटरी, आपको फिजिकली एक एक चीज दिखा देगा, ये सारी पड़ी है, गिन लो जाओ। तो ये सब डायरेक्ट वेरिफिकेशन है, सही है, ये भी बहुत जबरदस्त होती है। और एक होती है इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन, एक होती है इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। मेरे बच्चों, अगर तुम्हें याद हो, अगर तुम्हें याद हो जब मैं तुम्हें इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा रहा था, अगर तुम्हें याद हो जब मैं तुम्हें इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा रहा था, कान खोलो, उसमें मैंने तुम्हें ये इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन पढ़ाई थी, उसमें मैंने तुम्हें ये इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन पढ़ाई थी, याद है। तुम्हारे पास एक दिन का स्टॉक गिवन होता था, इधर देखो, 1 जनवरी का स्टॉक गिवन होता था 18 का, और यूं तुम दिसंबर 18 का निकाल लेते थे, सही है। कभी कभार तुम यूं फॉरवर्ड वर्किंग करते थे, कभी कभार रिवर्स वर्किंग, याद है।
फॉरवर्ड जाते हुए परचेज ऐड होती थी, सेल लेस होती थी, याद नहीं है? तो एक डेट के स्टॉक तक पहुंच जाता था तो उससे भी वेरीफाई हो जाता था। यानी क्लोजिंग स्टॉक एक तो आप फिजिकली गिन लो, क्लोजिंग स्टॉक एक तो आप फिजिकली गिन लो और एक आप ये रिवर्स वर्किंग वगैरह करके वेरीफाई कर लो। तो ये इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन होती है। क्या होती है? इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। सही है? तो बेटा अगर आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाए, अगर आपकी इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो जाए तो ये भी बहुत जबरदस्त चीज है। इससे भी लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भरोसा और एतबार बढ़ जाता है। भरोसा और एतबार बढ़ जाता है। मैं भी 2 पे खामोश हुआ, मैं चुप हूं। इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन ये होती थी बेटा कि डायरेक्टली जाके काउंट नहीं करना, बल्कि रिवर्स वर्किंग के थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू उसको वेरीफाई कर लेना। जैसे यार एक तो ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक 1 करोड़ का वो बोल रहा है, तो आपने जाके गिन लिया। और एक और तरीका ये है कि याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि ओपनिंग स्टॉक गिवन हो और ईयर की ट्रांजैक्शन गिवन हो, तो आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेटर से भी तो निकाल सकते हो ना। वो जो ओपनिंग स्टॉक एट परचेज, याद है? फॉरवर्ड वर्किंग और रिवर्स वर्किंग, उन तरीकों से आप उस चीज को कैलकुलेट कर लो, तो एक और वेरिफिकेशन हो जाएगी, इनडायरेक्ट वेरिफिकेशन। नाउ थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इधर देखो प्यारे, थोड़ा सा बस, अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया, चीजें कम रह गई हैं प्लीज। मैं आज थ्योरी की क्लास है तो बड़ी क्लास नहीं लूंगा, मैंने लेट क्लास शुरू की थी आज यार, छोटी ही लूंगा प्लीज। नंबर 3, थोड़ी सी जान जान लगानी है। टाइमलीनेस। भाई इंफॉर्मेशन वही, ये आपने बचपन में पढ़ी हुई है, इंफॉर्मेशन वही काम की है जो राइट टाइम पे, इंफॉर्मेशन वही काम की है जो राइट टाइम पे मिले। इंफॉर्मेशन वही काम की है जो राइट टाइम पर मिले, राइट टाइम पर मिले। इंफॉर्मेशन वही काम की जो राइट टाइम पे मिले। देखें, आप लोगों ने बचपन में भी ये पढ़ा हुआ है, FIA के अंदर MA1 की बुक में लिखा हुआ है टाइमलीनेस। आपको पता है इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि आज 12 बजे दिन में एक न्यूज आने वाली है और उस न्यूज के बाद वो शेयर एकदम बढ़ेगा। 12 बजे एक ऐसी न्यूज मार्केट में लीक होगी जिसके बाद शेयर ऊपर जाएगा। तो अगर मुझे ये बात 12 बजे से पहले पता लग जाए तभी तो मैं कमाऊंगा, कि 12 बजे से पहले खरीदूंगा और फिर एकदम न्यूज आएगी और ठक छक्का लगेगा और कमा के निकल जाऊंगा। तो 12 बजे से पहले पहले न्यूज आए तो फायदा है, 12 बजे के बाद आए तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। तो इंफॉर्मेशन वही काम की है जो राइट टाइम पर मिले। नहीं समझे? हाँ, एक और मिसाल याद आई, शायद कुछ बच्चों को बचपन में भी दी थी, फिर दे देता हूँ। यार लड़की वाले लड़के की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लड़की वाले लड़के की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लड़के ने रिश्ता डाला हुआ था, प्रपोजल दिया हुआ था। खूब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ग्रीन सिग्नल आया कि भाई इससे ज्यादा शरीफ और खानदानी लड़का कोई भी नहीं है, इससे ज्यादा शरीफ और खानदानी कोई भी नहीं है। लेकिन जब शादी हो गई, कबूले 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 हो गया, उसके बाद पता लगा उसकी एक बेगम दुबई में भी है। इतना शरीफ आदमी था कि एक बेगम उसने दुबई में भी रखी हुई थी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बाद में मिली। तो अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब कबूले 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 हो चुका है। सही? तो इंफॉर्मेशन वही काम की है, इंफॉर्मेशन वही काम की है जो राइट टाइम पे मिले, इंफॉर्मेशन वही काम की है जो राइट टाइम पर मिले। राइट? देन चौथी चीज, आखिरी चीज, बस खत्म। चौथी और आखिरी चीज, उसका नाम है अंडरस्टैंडेबिलिटी। चौथी और आखिरी चीज है, उसका नाम है अंडरस्टैंडेबिलिटी। सुनो, सुकून से सुने। जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है, जब अकाउंटेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता है तो उसको इस हद तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडेबल बनाना है, सुकून से सुने, उसको इस हद तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडेबल बनाना है कि हर वो यूजर, कान खोलें, हर वो यूजर जिसके पास दो चीजों से समझ में आए। पहली चीज, जिसके पास सम नॉलेज, देखो ये सम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस हो, जिसके पास सम नॉलेज यानी कुछ बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज हो, प्लस उसकी विलिंगनेस ऑफ यूजर्स यानी उसकी चाहत हो। भाई मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ,
वो बच्चा कभी भी नहीं समझ पढ़ सकता जिसको पढ़ने की जिसकी विलिंगनेस ना हो। हम थक चुके हैं यार, थक चुके हैं हम। ये गेम बगैर विलिंगनेस के है ही नहीं। जब तक चाहत नहीं है, तब जब तक दीवानगी नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ भी यही बात लिखी हुई है, देखें। आपको अकाउंटेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस हद तक अंडरस्टैंडेबल बनाना है कि हर वो यूजर जिसके पास सम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस हो, यानी ऑब्वियस सी बात है, देखो एक मिनट, इस वक्त आप लोग बिल्कुल अगर जीरो बच्चे होते, आप लोग को इंग्लिश ही नहीं आती, इंग्लिश ही नहीं आती, कुछ एक वर्ड का मतलब भी नहीं पता था, तो आप लोग हमारी किसी भी क्लास में नहीं बैठ सकते थे। तो सम नॉलेज होना जरूरी है, प्लस आपकी विलिंगनेस, तो फिर आपको समझ में आएगा। आपके पास सम नॉलेज हो थोड़ी बेसिक्स की, और प्लस विलिंगनेस हो, तो आप आराम से ये सब चीजें समझ सकते हैं, ये सब चीजें समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें होना जरूरी है, एक सम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस, और दूसरा क्या है, विलिंगनेस। तो फिर आपको समझ में आना चाहिए, यानी इस हद तक अंडरस्टैंडेबल हो। अच्छा, इसका एक और मतलब भी है, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतनी डिफिकल्ट ना बना दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतनी डिफिकल्ट ना बना दें कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ में आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इतनी डिफिकल्ट ना बना दें कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ में आए। हाँ, राइट। तो हर वो बंदा जिसके पास सम नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड बिजनेस हो, उसको समझ में आ जाए, उसको समझ में आ जाए। अब चलो, अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बताओ कितने टोटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स थे? फंडामेंटल के दो थे, फंडामेंटल के दो थे, सुनो, फंडामेंटल दो थे, एक रेलेवेंस और एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, एक रेलेवेंस और एक फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा इनहेंसिंग के चार थे। इनहेंसिंग के कितने थे? चार थे, गिन लो। कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस और अंडरस्टैंडेबिलिटी, भूलना नहीं बेटा। फिर बोल रहा हूँ, फंडामेंटल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कितने थे? दो थे, रेलेवेंस और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। जबकि इनहेंसिंग इनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक चार थे, ठीक है। अब मैं एंडिंग कर रहा हूँ, एंडिंग में कुछ मजेदार बातें हैं, बस एंडिंग बातें सुनो बेटा। कभी कभार क्या होता है कि, इधर देखिए मैं लिख रहा हूं, कभी कभार क्या होता है, आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आपस में क्लैश होता है, आपके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में आपस में क्लैश होता है, तो एक प्रीवेल कर जाता है। मैं मिसाल देता हूं, सुने। हमारे इदारे पे आज एक केस हो गया, आंखें खोल के सुनना, बिल्कुल गौर से सुनो बेटा, फ्यू मिनट्स, 5 to 6 मिनट्स मैक्स। हमारे इदारे पे आज एक केस हो गया, ठीक है। तो जब केस हो गया, बड़ा केस हो गया, तो अब मुझ पर एक पेनल्टी लगेगी, लेकिन उस पेनल्टी के अंदर कुछ अंदाजा शामिल है, अंदाजा अंदाजा शामिल है। तो अब यार इतनी बड़ी ये न्यूज है कि मुझ पर केस हो गया और मुझ पर पेनल्टी लगेगी, तो अकॉर्डिंग टू IS 37 मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए, मुझे प्रोविजन बनाना चाहिए, और ये प्रोविजन मेरे शेयर होल्डर्स के लिए रेलिवेंट होगा, ये प्रोविजन मेरे शेयर होल्डर के लिए रेलेवेंट होगा, ये मेरे शेयर होल्डर के लिए, हाँ हाँ हाँ, रेलेवेंट होगा, ये मेरे शेयर होल्डर के लिए क्या होगा? रेलेवेंट होगा। ओके। तो देखो, अगर मैं ये प्रोविजन बनाता हूं तो मेरे रेलेवेंस तो बढ़ेगा, ये प्रोविजन बनाता हूं तो मेरे रेलेवेंस तो बढ़ेगा, लेकिन बेटा प्रोविजन इटसेल्फ एक अंदाजा है, आंखें और कान खोलें प्लीज। प्रोविजन इटसेल्फ एक अंदाजा है, और ये बात कही जाती है दुनिया भर में कि जहां अंदाजा आता है वहां फ्रॉड का दरवाजा खुल जाता है, जहां अंदाजा आता है, एस्टिमेशन आता है, वहां फ्रॉड का दरवाजा खुल जाता है, वहां फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। तो जब अंदाजा आता है ना, तो आपकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाती है, आपकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाती है, जहां अंदाजा आता है वहां आपकी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाती है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाती है। सही। तो इसका मतलब अब यहाँ क्लैश हो रहा है, रेलेवेंस में और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन में क्रैश हो रहा है, क्लैश हो रहा है, लेकिन स्टिल हम प्रोविजन बनाते हैं और रेलेवेंस को प्रमोट कर देते हैं, हम प्रोविजन बनाते हैं और रेलेवेंस को प्रमोट कर देते हैं। ओके। तो बेटा कभी कभार ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आपस में क्लैश भी होते हैं, कभी कभार ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आपस में क्लैश भी होते हैं।
अब एक और मिसाल देता हूं, सुनो। रेलेवेंस, ये देखें, ये एक और मिसाल दे रहा हूं। ये आपको बुक में नहीं मिलेंगी चीजें, इधर देख लें बेटा। कभी कभार इन दोनों में भी क्लैश होता है, रेलेवेंस में और अंडरस्टैंडेबिलिटी में। काम की बात है, सुनो यार। आज हमें बहुत ही अहम तरीन इंफॉर्मेशन मिली। आज हमें एक बहुत ही अहम तरीन इंफॉर्मेशन मिली, यानी शेयर होल्डर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं उसको इंक्लूड करूंगा तो मेरी रेलेवेंस तो बढ़ेगी। शेयर होल्डर के लिए बहुत जरूरी, करोड़ों रुपए की एक बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन आई है, शेयर होल्डर के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर मैं उसको इंक्लूड करता हूं तो मेरी रेलेवेंस तो प्रमोट हो जाएगी। लेकिन आंखें खोलें, वो इतनी मुश्किल इंफॉर्मेशन है, यानी समझ लें फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कोई किसी और करेंसी की इंफॉर्मेशन है, बहुत टेक्निकल किस्म की इंफॉर्मेशन है, जो कि सम नॉलेज वाले आम आदमी को समझ में नहीं आएगी। सम नॉलेज वाले आम नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगी, बल्कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ में आएगी। तो अब जरा देखें, मैं फंस गया। अगर मैं उसे वो इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर के लिए काम की है, रेलिवेंट है, बहुत करोड़ों रुपए की अमाउंट की इंफॉर्मेशन है, तो उससे रेलिवेंस तो प्रमोट होगी, लेकिन अंडरस्टैंडेबिलिटी घट जाएगी। अंडरस्टैंडेबिलिटी घट जाएगी क्योंकि वो इतनी मुश्किल इंफॉर्मेशन है कि वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझ में आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को, बड़े हाई फाई क्वालिफाइड आदमी को समझ में आएगी, नॉर्मल सम नॉलेज वाले को समझ में नहीं आएगी। तो अब देखें, वन सेकेंड क्लैश हुआ, रेलेवेंस का और अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्लैश हुआ। रेलेवेंस का और मेरे बच्चों अंडरस्टैंडेबिलिटी का क्लैश हुआ। अब क्या होगा, इधर देखें, अब क्या होगा। अब क्या होगा, स्टैंडर्ड कहता है कि हाँ भाई, इस बार इंफॉर्मेशन को इंक्लूड कर लो और रेलेवेंस को प्रमोट कर दो। इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करके रेलेवेंस को प्रमोट कर दो। क्यों, लॉजिक दूं यार। वो इतनी बेशक है तो काम की इंफॉर्मेशन ना, तो हम इसको इंक्लूड कर देंगे और मार्केट में फ्लोट कर देंगे। बेशक एटलीस्ट, सुने यहाँ, एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो समझ में आ जाए, मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो समझ में आ जाए, वो खुद फिर मार्केट में लोगों को समझा देंगे, वो खुद मार्केट में स्प्रेड कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो यार ऐसी इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड कर लेते हैं, ताकि एटलीस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो बात समझ में आ जाए, और फिर वो मार्केट में बात मशहूर कर देंगे। सही। तो बेटा देखें, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में आपस में क्लैश भी होते हैं। इन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में आपस में क्लैश भी होते हैं, तो एक प्रिवेल कर जाता है, एक प्रिवेल कर जाता है। हाँ जी। अब इधर देखें एक बड़ी मजेदार स्टोरी, मजेदार स्टोरी, मजेदार। बेटा आप लोगों ने IS-10, आप लोगों ने अभी अभी रिसेंटली IS-10 पढ़ा था, IS-10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब सुने यहाँ जरा, मुकालमा सुने। आपको पता है, अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड, प्लीज, अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 18, अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018, 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018, सामने देखें, ये अकाउंटिंग पीरियड है, सामने देखें, 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018। तो इस गुजरे हुए साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के घर जाती है 3 महीने बाद। बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनने में टाइम लगता है, याद है। शेयर होल्डर के घर जाती है, यहाँ अप्रूव होती है, यहाँ अप्रूव होती है, साइन ऑफ होती है, यहाँ अप्रूव होके साइन ऑफ होती है, और फिर शेयर होल्डर के घर जाती है 3 महीने बाद। सही है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, उसका ऑडिट भी होता है, इस बीच के अरसे में ऑडिट भी होता है, ये सब होता है। तो अब एक बच्चा खड़ा हुआ, जरा सुने यहाँ। बच्चे ने कहा, इंफॉर्मेशन वही रेलेवेंट होती है जो राइट टाइम पे जाए। भाई फौरन जाए तो मजे की है ना, इंफॉर्मेशन देर से जाए तो वो तो मजे की नहीं है। तो बच्चे ने मुझे बोला, भाई आप एक दिन बाद, ये देखें 31 दिसंबर, सामने देखें, 31 दिसंबर 18 को ईयर एंड हो रहा है, तो बस 1 जनवरी 19 को इंफॉर्मेशन पहुंचा दो। 31 दिसंबर 18 को ईयर एंड हो रहा है, एक दिन बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहुंचा दो। मैंने कहा, बेवकूफ,
अगर एक दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए ना, टक टक टक, फिर वही धड़ाधड़ आंखें बंद करके टाइपिंग होगी, तो वो होगी फुल ऑफ एरर्स, वो होगी फुल ऑफ एरर्स। तो फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी यार, ऐसी की तैसी हो जाएगी। आप सोचो ना, इतनी बड़े इदारे की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दिन में कैसे बनेगा यार। इन्वेंटरी, काउंटिंग, पता नहीं कितने काम होते हैं, फिक्स एसेट और क्या क्या काम होते हैं, रिसीवेबल्स। आप एक दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के भिजवाओगे तो वो फुल ऑफ एरर्स होगी। तो अब यहाँ रेलेवेंस बढ़ाने के चक्कर में रिलायबिलिटी और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो हम उसको बोलते हैं नहीं भाई, हम ये काम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, एक दिन में नहीं भिजवाते। तो जब मैंने बच्चे को ये बात बोली ना, तो बच्चा खड़ा हुआ, सुने सुने, बड़ी जबरदस्त बात है। जब मैंने बच्चे को ये बात बोली ना कि मैं एक दिन में नहीं भिजवाऊंगा, मेरी रेलेवेंस के चक्कर में रिलायबिलिटी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो बच्चे ने हैंड रेस किया। मैंने कहा क्या? बोला मैं तुम्हें एक ऐसी एडवाइस दूंगा, मैं आपको एक ऐसी एडवाइस देता हूँ कि एक दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के घर पे जाएगी और उसमें एक भी एरर नहीं होगा। एक दिन के अंदर अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर के घर जाएगी और उसमें एक भी एरर नहीं होगा। तो मेरे तो मुंह खुला रह गया। मैंने कहा आज अपनी पोल खुल गई, आज अपनी पोल खुल गई। तो मैंने कहा बेटा क्या करूं? तो उसने बोला सर एक काम करें, आप 500 ये आप 500 आई कैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो फुल क्वालिफाइड वाले नहीं होते, बड़े दाढ़ियों वाले, फुल क्वालिफाइड 500 आई कैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर कर लो। और बोला यार वो एक दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देंगे और उसमें एक भी एरर नहीं होगा। तो मैंने उसके दोनों हाथ, मैं इधर तो देख लो, मैंने ये करा। मैंने कहा भाई मुझे माफ कर दो, मुझे खुदा के लिए माफ कर दो यार, ये आप क्या बात कर रहे हो। मैंने माफी मांग ली, उसी वक्त मैंने माफी मांगी। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार उस्ताद, 500 आई कैप के चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आई कैप का चार्टर्ड अकाउंटेंट 7-8 लाख रुपए लेता है, तो मेरे तो करोड़ों रुपए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ले जाएंगे, तो मेरा इदारा तो प्रॉफिट की जगह लॉस में आ जाएगा। तो इसका मतलब इधर देखें, इन सारे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते वक्त इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ख्याल जरूर रखना है। इस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का ख्याल जरूर रखना है कि कभी भी ऐसा ना हो कि बेनिफिट से ज्यादा कॉस्ट एक्सीड हो जाए, बेनिफिट से ज्यादा कॉस्ट एक्सीड हो जाए। हाँ जी, पक्का। तो ये बात जहन में रखिएगा, ये बात जहन में रखिएगा। हाँ जी। अच्छा बेटा, अब मैंने आपको एक चीज, अब मैं आपको एक चीज बहुत जरूरी बोल रहा हूँ। ये जो चैप्टर्स है ना, ये आपके बुक के स्टार्टिंग के चैप्टर्स होंगे। फ्रेमवर्क हो गया, जो अकाउंटिंग की आज मैंने आपको पूरा वो जो हिस्ट्री सुनाई थी यार, इनकी रीडिंग आप पे फर्ज है, इनकी रीडिंग फर्ज है, फर्ज, हर हाल में इसकी रीडिंग करें। वैसे तो मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। फिर इस चैप्टर में 5 डेफिनेशन भी आपको मिलेंगी, एसेट्स, लायबिलिटीज। सुनो, जो 5 एलिमेंट नहीं, अल्सर, ALCR, एसेट, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू, ये सब की एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इसकी डेफिनेशन उसको याद कर लेना भाई। मैं साफ बोल रहा हूँ, पिछली अटेम्प्ट में बच्चों ने दुआएं दी हैं दोनों हाथ उठा के, एग्जैक्ट वो डेफिनेशंस लग जाती हैं। वैसे वो मेरे पास उसकी पिक्चर भी है डेफिनेशंस की, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उसको जरूर पढ़ के जाना। उसमें से 1-2 सवाल लगते हैं, वो डेफिनेशन ही एज इट इज आ जाती है, तो वो भी लाजमी आप लोगों ने करनी है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।